यूट्यूबर सास बहू के पति पत्नी के रोड़ा में इंटरव्यू ले लेगा। पहले तो लुगाई का इंटरव्यू ले हैं और फिर मर्द का इंटरव्यू ले हैं। उन्हें भी नहीं सोचना चाहिए तेरी फैमिली का, तेरी लुगाई भी तेरे के लाठ बजास का है। और इतनी गलत खबर मेरे बारे में, औरों के बारे में कितनी गलत खबर चलाते हैं और बाद में कदे खंडन नहीं चाहते कि मारते हैं गलती होगी। भाई मैं तो 1999 में बॉलीवुड में गया था। मैंने बप्पी लहरी जी को जब हरियाणवी सुनाई ना तो बड़ी पैपी बोले, अरे बड़ी पैपी है तेरी, तो मेरे साथ नौकरी करेगा। और कलाकार ने भी भगवान की तरह परफॉर्म करना पड़ेगा। न्यू को ने गाली देने लग जा मंच पे, ये अदब नहीं है। इसीलिए हमारे संगीत में खराबा हुआ है। विवादों में रहने का प्रवणता है आपका। कलाकार का अपना परिवार है, उसमें झगड़ा भी हो जाता है। उसका मतलब यो नहीं है कि सारे यूट्यूबर स्वाद लेने पर लग जाएंगे, दुनिया में स्वाद देने लग जाएंगे। मारा रोड़ा, हम खूब लड़ा, साधु संत भी आपस में लड़े हैं। कलाकार इतना सेंसिटिव होता, थोड़ी ही बात में उबड़ पड़ा है। सबसे पहले मैं गया था अब्रोड में शो करने, उसके बाद मैं केडी ने, अन्नू काद्यान ने, एमडी ने ले गया था। और अमेरिका में तो अब भी मैं पहला हूँ। मांगेराम जी की पहली जयंती मैंने तो मनाई थी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भगोड़ा भी रहा हूँ। सरकारी नौकरी पे आदमी नहीं जा सकता, किसान आंदोलन में नहीं गया मैं। लेकिन उस टाइम केडी ने इतना लंबा इंटरव्यू दे दिया मेरे खिलाफ। केडी ने ये कहा था कि फिल्म पॉलिसी में ये आदमी इंटरफियर ना करे। मेरा क्या मतलब फिल्म पॉलिसी थे? मेरा महकमा ही नहीं है भाई। वो तो खाम खा बोल रहा था। आजकल के जो रैप चल रहे हैं उसका समर्थन करते हो आप? कि कलम बेच के कोठी बना और जिसम बेच के कोठा बनाने में खास अंतर नहीं है। बत्ती खाई यार, थूक तो स्लेट खूब पूछी है, रोड़ा हो जाता हुआ तक सर में भी मारा करते। ये संस्कार थे। अभी भी आपके ओएसडी पद को लेकर असमंजस, आप उसको क्लियर कर दो। तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो आपकी एक इमेज है, ये आपका काम नहीं। आप रणदीप हुड्डा कान में न्यू कहने लग रहा हूँ कि हरियाणवी बोल भाई, हरियाणवी। पूरे हरियाणा के जितने कॉलेजेस हैं सब फाइट करने आते थे हरियाणा डे पे। वहाँ पे फोक सॉन्ग में मैं फर्स्ट आया था। आपने बोला था कि जो नई कंपनी आ रही है काफी ज्यादा पैसा दे रही है। देखो राजू पंजाबी ने बताया, मेरे को एक गाने के 10 लाख रुपए मिले। मारते 11,000, 15,000, 21,000, तेरे 10 लाख क्यों दे दिए भाई उनने? बहु काले के जो गाना वो फ्री में कर रखा मैंने। और म्यूजिक वाले तो करोड़पति हो गए उस एक गाने से। वो व्यापारी है ना, हमने व्यापार नहीं आता इसलिए हम करोड़पति नहीं हो पाए। हरियाणवी इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर चलेगी, फूफा बनेगी उनकी। अच्छा काम आप करने नहीं दे रहे, बूंडा काम हम करना नहीं चाहते, तो करांगे। साढ़े रात ने 1 बजे आवाज चल पड़ी, हो गया नाश। तो इतना स्ट्रगल खुद करना पड़ा। आपके टाइम में सुविधा नहीं थी ना, तो फिर ये उनकी गलती तो नहीं है कि उनके टाइम में सुविधा है। वो सबसे महंगी एल्बम थी पूरे हरियाणा की। 8 के 8 गाने का ऑडियो वीडियो का 1 लाख रुपए खर्चा लग गया था। हमारी बहुत बढ़िया जोड़ी रही, बहुत मेरे अच्छे साथी रहे, राजू भाई भी और रामिर भाई भी। पहचान में भी नहीं आ रहे शायद। कितना काट लिया यार। अच्छा, आजकल आप हरियाणा में किसके गाने सुनते हो खुद के अलावा? जो नए बालक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैंने इतने बढ़िया एक्सपेरिमेंट देखे हैं। आप पुराने जमाने के हो, जो आजकल की जनरेशन का म्यूजिक आ रहा है, आप लोग उनको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो। हमारे आजकल के सिंगर खड़ा कर दो और लाइव बैंड ला देने को 2 घंटे का पसीने आ जाएंगे। इस शाह समंदर से नूर निकलेगा, हमारी कोशिशों का नतीजा जरूर निकलेगा। उसमें कुछ फिल्म पॉलिसी की चर्चा भी थी, आज वो लागू भी हो गई, कलाकारों को पैसे मिल गए। बिल्कुल मिले, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। देख लो, कोई मन न्यू कही हो गया, मन ने वो पॉलिसी लाई। सीएम साहब ने इतना पवित्र काम कराया है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अच्छा हुआ, मतलब काम ये सब्सिडी मिल, बहुत बढ़िया काम हुआ, गजब काम। मैं तो जी सा आ गया। तो आप भी बनाओ एक आधी फिल्म, मेरे ऊपर लाइव करनी है, 4 आ लेंगे। अब यो ओएसडी है, मुख्यमंत्री जी तो सब्सिडी लेकर पीछे खा गया। फ्यूचर सोच लिया आपने। आपने जितने भी मेरे अब तक के पॉडकास्ट देखे हैं, सबसे अनोखा और सबसे मतलब अलग अंदाज वाला ये पॉडकास्ट रहने वाला है। आपको मैं गेस्ट के बारे में बता दूं, गजेंद्र फोगाट नाम है उनका, अब ओएसडी हैं हरियाणा सरकार के अंदर। गजेंद्र फोगाट जी, आपका स्वागत है जी, हमारे नए पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू राहुल भाई। ये चश्मे मतलब स्टाइलिश लगते हैं आपको? हाँ, स्टाइलिश भी लगते हैं और मेरे होठों की हंसी मेरी आंखों तक पहुंचती नहीं है, इसलिए मैं चश्मे लगा लेता हूँ। और 2 in 1 है वैसे ही, अगर इसको चाहे तो हम वाइट भी कर सकते हैं। ये नीचे वाला ऑफिशियल है, ये थोड़ा सा वैसे नहीं। कई लोगों का कहना ये भी है कि कलाकार चश्मे लोगों की आंख से आंख मिलाने के लिए, मतलब बचने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम जो शोज करते हैं तो बहुत हैवी लाइट्स होती हैं, पार्किंग लाइट्स होती हैं, आपकी मरकरी लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं। इसके अलावा शार्पी जो होती है वो आपकी आंखों को खराब करने के लिए पर्याप्त है। तो जो शार्पी होती है ना, उस खासकर वो एकदम से घूमती है, तो एकदम चेहरे के आगे एलईडी लग रही है या तो आंखों में दिक्कत ना हो, तो एकदम से शार्पी आती है व्हाइट, पहले लाल लग रही है, तो आंखों में दिक्कत ना हो उसके लिए भी हम चश्मे लगाते हैं। जब आप लाइव शो करते हो, सामने हजारों की भीड़ होती है, उसमें से मतलब दर्शकों का नजर मिलाने का सिस्टम क्या होता है? मतलब क्या कॉन्फिडेंस आता है उससे, क्या होता है, मतलब वो सीन बताओ। देखो, ये तो है ही, सांगीन है, अगर दर्शक ना दिखे तो सांगीन सांग करने के मजा आवे, कोई वाह करेगा, कोई आ करेगा, तो इसलिए मजा आता होगा उस समय जब दर्शक का आंख ताक में। और मैं तो कई बार लाइव शोज के दौरान, मुझे तो क्योंकि आप लाइव शो के दौरान भी लगाते हो आप चश्मे। मेरा पहला प्यार लाइव शो है। मतलब प्लेबैक सिंगिंग
मेरा दूसरा या तीसरा या चौथा प्यार कहा जा सकता है। सबसे पहला प्यार मेरा लाइव शोज है, और उससे पहले मेरा सबसे पहला प्यार थिएटर रहा है। मैंने थिएटर में 7-8 साल गुजारे हैं, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भगोड़ा भी रहा हूँ मैं। भगोड़ा क्यों? बिरजू महाराज के साथ कुछ बात हो गई थी तो मेरे को उन्होंने भगा दिया। वैसे विवादों में रहने का प्रणता है आपका? विवाद की बात नहीं थी, उन्होंने बस कोई गायन शैली वो मेरे से पूछ रहे थे, मैंने बताया भी। मैंने बेसिकली हरियाणवी में गाया वहाँ, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी भाषा, हिंदी में कहा, तो मैंने कहा जी हरियाणवी है, और आई एम प्राउड टू बी हरियाणवी, ये मेरी माँ बोली है। तो आप मेरी माँ बोली को ऐसे नहीं कह सकते कौन सी भाषा है, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। आप कहो तो मैं हिंदी में भी गा दूंगा, राजस्थानी में गा दूंगा, पंजाबी में गा दूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी माँ बोली की है। तो इस बात पे थोड़ा बहस हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि भाग यहाँ से। मैं भाग आया। अच्छा, एक चीज़ और मैं सोच रहा था आपके बारे में जी, आपको 26-27 साल हो गए हैं हरियाणवी मुझे 32 साल म्यूजिक इंडस्ट्री में। 32 साल हो गए। हाँ, साथ में आप अलग अलग क्षेत्र में रहे हैं, साथ में आप जैसे हाँ, अगर हम 95 से मान मैंने के गायन चले- शुरू कर दिया था। मान के चले आप 30 साल भी रहे हैं हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, जी कला के अंदर भी कह सकते हैं मोस्टली। जी तो क्या होता है, सीख के बहुत सारे बंदे जाते हैं जी। भी, आप गुरु भी हो सकते हो किसी के, हाँ हाँ। और आपको एक बड़ा भाई भी मान सकते हैं। हाँ। तो आपने कितने ऐसे कलाकारों को अपने नीचे, मतलब अपनी कला को मतलब उनको सुदृढ़ बनाया, या कह सकते हैं, नीचे या तो कितने चेले निकले हैं भी कह सकते हैं? हाँ, मतलब नीचे तो किसी का नहीं, और ना मैंने किसी को चेला बनाया। तुमने सिखाया किसी को? देखिए क्या है कि ईब अगर कोई बंदा आ जाएगा मेरे तो कुछ भी पूछेगा, आप इंटरव्यू में से 5 चीज सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा। वो मन ऐसा लगा है कि उससे चेला नहीं होता। ये मार्गदर्शन जो है ना, मन ने भी किसी तरह लिया है। मैं पैदाइशी टैलेंटेड थोड़ा पैदा होया, किसी ने मेरे तक हारमोनियम बजाना सिखाया, किसी ने मेरे तक बेंजो बजाना, और इसमें भी कोई एक आदमी ने नहीं। हमारे सूरज गुरु जी थे, उनके उनके हारमोनियम पर हाथ मारा करते, वो सिखाया करते, सा नि धा नि धा नि धा नि धा पा मा पा। बोला उल्टी, ये उल्टी सरगम है। अब सारे सारे गा रेगा मा गामा पा धा, ये सीधी सरगम है, वो उन्होंने सिखा दी। फिर बेंजू में सुरेश नैनिया हमारे साथी हैं, उनका एक बेंजू वादक था, वो बोला बेंजू में न्यू हाथ ला गया करें, लेफ्ट हाथ से बजाना चाहिए। तो किसी ने थोड़ा कुछ सिखा दिया, किसी ने तुम्बा सिखा दिया, किसी ने ढोलक सिखा दिया। रोशन जी थे हमारे। आपने सारे बजाए हुए हैं जितने भी बैकग्राउंड में ये? 15-20 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। आपने कल भी मेरा एक वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, मैं पियानो बजा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो मैं प्ले कर रहा था अशोका में। ये मतलब जो अभी बता रहे थे, आप सीखे कैसे इतना सारा सौदा जो? खटक थी, प्यास थी। महात्मा बुद्ध के प्यास से थी, वो बाबा बन गया ना। तो महात्मा बुद्ध ने की जरूरत थी, वो तो राजा का सो रहा था, काचे काट रहा था, ऐश ले रहा था। अच्छा, ब्याह हो गया था, छोरा हो गया था, राजा था, राजा बनता, राज चलाता, जंगला में घूमया, गोड्डे फूट गए, भूखा मर गया, नदी में बह गया, लीकड़ा पकड़ के बाहर आया, इतनी तपस्या करी। अंदर की प्यास आपको लेके जाती है। आपकी प्यास है, आप मेरे पास आ गए इंटरव्यू लेने, आपकी इंटरव्यूज की प्यास है, सबकी अपनी अपनी प्यास है, वह प्यास लेकर जा है, कोई डिसाइड नहीं करता। इस प्यास के अंदर कई बार गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं, ऐसा होता लगता है आपको? मेरे ख्याल से प्यास गलत तो नहीं हो सकती, किसी दिन दारू की प्यास नहीं हो सकती। डायरेक्शन गलत हो सकती है, मे भी हो सकती हो। डायरेक्शन तो मुझे लगता नहीं। अगर असली प्यास है तो मैं प्यास की बात कर रहा हूँ, वो आत्मा की होती है, मन की नहीं। अगर आप गलत डायरेक्शन वाली कह रहे फिर वो मन की प्यास है। अगर कोई न्यू कहे भाई मैं तो यार होका पीने का बहुत जी करे, या उसकी धूम्रपान की मन की प्यास है। मन जो है, जीव जो है, वो हमारे पेट की पहरेदार बिठाई थी भगवान ने, और उसने मन से रिश्वत लेकर शरीर से गद्दारी करनी शुरू कर दी। तो अच्छा खाना आपकी प्यास नहीं हो सकता, जीव ने मन से रिश्वत ले रखी है। सो मुझे लगता है कि जो आत्मा की प्यास है ना, वो आपको सही दिशा में ही ले जाती है। और वही आप जब किसी असमंजस की स्थिति में होते हो तो मन की सुनते हो, दिल की सुनते ना हो? ना 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 ना, मन की सुनता, दिल तो होता ही नहीं। दिल नहीं होता, वो आत्मा होती है, या फिर दिमाग? दिल मन और मस्तिष्क एक चीज है, और दिल और आत्मा एक चीज है। ये चार कोने दो तो आप हैं। किसकी सुनते हो फिर? मैं तो अपनी आत्मा की, आत्मा की सुनेगा। आत्मा टू परमात्मा नहीं अपने हरियाणवी में कही करें? बेसिकली तू और मैं आत्मा है। तो हाँ, ये तो शरीर बोलने लग रहा है। यो शरीर चुप भी हो जाएगा तो भी हम रवांगे भाई। अगर कपड़े उतार ली जाए तो भी हम रवांगे, चारों हाथ पैर काट लीजिए तो भी हम रवांगे, सिर काट लिया जाए तो भी हम रवांगे। इसका मतलब हम कौन हैं? हम आत्मा है। आत्मा। हाँ, आपकी रैप की, जैसे आजकल रैप का कल्चर है, हाँ। तो बात चली कि रैप पहला किसने गाया? 97 में मैंने रैप सबसे किया। पहले आपकी बात आई, एक देखा था मैंने पॉडकास्ट आपका, वो भी आप कह रहे सबसे पहला रैप मैंने गाया था।
उसकी नहीं, मैं स्टोरी नहीं क्या है? कहता, मैं नहीं कहता, वो तो डॉक्यूमेंटेशन है। वो 97 में हेलो अंगूरी एक एल्बम हमारी आई थी, हाँ। सरिता चौधरी की मेरी। वो क्या था, फोक गाना था, मैंने सुना हुआ है वो फोक गाना था, फोक के अंदर रैप की मतलब मिक्सिंग की हुई है। हाँ, उसकी स्टोरी क्या थी, मतलब कैसे वो बना, कहाँ से ओ बोरी इंस्पिरेशन भाई आई? हटकी पोरी चाल मोरनी चाल है, तू डांस करे रोमांस करे नागण की जो हाल है, तू तेरी पिक्चर एंड ओनली, तू बस्ती माइंड में सवे हाय हाय, तेरे बिना वो भरपाई मेरे सुनने रहन बसेरे ढाई से। ये तो खैर मैंने उसमें किया था, जाटा की स्टोरी में 2005 में, 5-6 में। हेलो अंगूरी वाले में था रैप। वो दूसरा रैप था। हाँ यस, हेलो गोरी में सरिता चौधरी के साथ ड्यूट था एक गाना, उसमें मैंने एक रैप किया था। दो रैप थे। उस टाइम आपको पता था कि ये रैप है? हाँ हाँ पता था ना, क्योंकि बाबा साइकिल रैप रैप करते थे उस टाइम। उसी टाइम मैंने गाना भी किया था, मेरा जी कर रहता है सारे गाम ने नचाऊं, मेरा जी कर रहता है सारे गाम ने नचाऊं, दामन चौधरी गाम के छोरे न पराऊं, जींस बुढ़िया ने जींस कोट पैंट परा के बुढ़िया के गेल उनका भगड़ा कराऊं, पर मैं चाहता भी कोनी पर मैं करता भी कोनी, पूछो क्यों क्यों आ रहा क्यों, टाइम कोनी रे मेरे थोड़ा टाइम कोनी। हाँ यो भी कराया था। इसका म्यूजिक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई उस समय? दिक्कत क्या होती, मैं अब आप मेरे को एक लाइन दो, मैं आपको 5 कंपोजिशन सुना दूंगा उस लाइन की, मैं खुद कंपोज करता हूँ। और म्यूजिक जनरेट करने में? म्यूजिक जनरेट मैं इट सेल्फ नहीं कर पाता, बाकी बहुत गानों में मैंने खुद हारमोनियम और बेंजू बजाया हुआ है अपने गानों में। ओके, तो आपके माइंड में जी, रैप की असली परिभाषा क्या है, मतलब किस चीज को रैप मानते हो आप? बेसिकली रैप साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, जब वहाँ पे अंग्रेजों का राज था। तो वहाँ के जो हबशी लोग थे, जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा में और एक आध इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के तो नहीं, उनकी अपनी लोक भाषाएं, वहाँ बहुत सारी कबीले बहुत अलग अलग है, वहाँ की भाषाएं साइन लैंग्वेज बनाई थी, कि तेज तेज बोला था अंग्रेजा का समझ में नहीं आओगा, और वहाँ पे क्रांति करने के लिए रैप बोला जाता था, उसमें मैसेज होते थे। जैसे हमारे भजनीय जिस टाइम 1857 की क्रांति हुई ना, तो 1857 क्रांति में हमारे भजनिया ने हरियाणा में भी हम भजन कराया करते, और उसमें ही एक संदेश होया करता कथा में, क्रांति उस दिन होगी, और रोटी और फूल बांटे जाया करते, वो क्रांति के सूचक थे। तो ऐसे ही रैप गाया जाया करता। तो वो मतलब बेसिकली ये कह सकते हैं भाई, जल्दी जल्दी बोलना शब्दों को रैप हो सकता है। जो जल्दी जल्दी बोला जाता है और कहीं ना कहीं उसकी राइम भी मैच हो जाती है, वो रैप है। वही रैप है। हाँ बेसिक। फिर उसके बाद ये अमेरिका चला गया। आजकल के जो रैप चल रहे हैं उसका समर्थन करते हो आप? हाँ, रैप भी गाने की एक फॉर्म है, कोई बुराई नहीं। रैप है, जैज है, पॉप है, आपका डिस्को है, फोक है। रैप के कारण जो आज हरियाणा को नाम मिल रहा है, मतलब क्या वो सही है आपको लगता है? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी भी सही चीज का हरियाणा में नाम मिला तो वो सारा सही है। हरियाणा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए किसी गलत बात कारण। बाकी जो सही चीज के कारण, ये बात अगर बाला फेंकण में अब हम महाराणा प्रताप जी को देखते हैं कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो बाला तो राणा का प्रतीक था, पर आज हमारे नीरज चोपड़ा ने जो कमाल कर दिया, तो उसने पूरे भारत का नाम जड़ा दिया, तो वो भी अच्छा है। तो हरियाणा का नाम किसी भी क्षेत्र में आगे जाए, किसी के थ्रू जाए, वो ओके है। अच्छे के लिए जाए। जो गलत चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर होती रहती हैं, आपको पता है, उनको देख के आपका माइंड, मतलब कि जो हरियाणा की कला के क्षेत्र में की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कहाँ जाता है? बहुत कष्ट में होता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ, दुख होता है। व्यवसाय, एक बात बताऊँ, मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि कलम बेच के कोठी बना और जिसम बेच के कोठा बनाने में कोई खास अंतर नहीं है। एक समय था जब हमारे साहित्यकार कलम नहीं बेच जाते। मुंशी प्रेमचंद की कल, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल उनकी पुण्यतिथि थी, और एक लेखक ये लिखता है कि जब मुंशी प्रेमचंद की डेथ हो गई तो उनको लेके जब 7-8 लोग शमशान घाट गए, तो रास्ते में किसी ने पूछा कि रहील कि क्या होया? तो किसी ने कहा कि कोई मास्टर था, मर गया। उस आदमी ने अपनी कलम नहीं बेची कभी। फिर आजकल का ज़माना आपको पता है, अगर मान लो कोई मैं ही गाता हूँ, मैं ही एक सिंगर हूँ या गायक हूँ, लिखता हूँ भी मैं और गाता भी हूँ, अगर मैं उसको बेचूंगा नहीं मैं अपनी कला को, तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है। देखो, पहली बात तो कला एक साधना है, हमारा एक काम है, धंधा नहीं है। काम धंधे में फर्क है। अगर आपने कुछ बेचना है तो चप्पल बेचो, कला बेचने की वो है। साधु संत आशीर्वाद देने का, साधु संत आशीर्वाद देने का, पंडित अगर शास्त्र सिखाने का पैसे मांगने लग जाएंगे तो कहाँ तो हमारी दम संस्कृति रहेगी, कहाँ हमारी कला रहेगी? सीखते हैं, स्कूल नहीं है, गुरुकुल नहीं है। वो संस्कृत के हैं, भाषा के हैं। गुरुकुल में सत्यार्थ प्रकाश का मीनिंग समझाया जाता है, लेकिन उसके अलावा
पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। ये गुरुकुल उस तरह के नहीं है जिस तरह के सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती हो मदरसा में। गुरुकुल में नर्सरी से लेके 12वीं तक की शिक्षा है, और वो केवल संस्कृत की शिक्षा नहीं है, वो एक है। इसके अलावा मैथ भी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है। आप गुरुकुल में जाके देखो। गुरुकुल की बात तो आई गई, जी। आपको नहीं लगता गुरुकुल कम हो रहे हैं हरियाणा में? दुखद बात है, क्योंकि गुरुकुल जो है, क्या कर सकते हैं सरकार इसके लिए वैसे? वैसे तो देखो, गुरुकुल हमारी जो गुरुकुल पद्धति है, गुरु शिष्या परंपरा, वो बहुत प्राचीन है। इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। वही मतलब अभी भी गुरुकुल जो भी हैं पुराने, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते अभी भी? नहीं आते। अगर आर्य उनको समाज ले से लिया जाए। आर्य समाज से एफिलिएशन है, कुछ की सीबीएसई से एफिलिएशन है, कुछ की हरियाणा बोर्ड से एफिलिएशन है। और गुरुकुल जो शिक्षा है वो तो आर्य पद्धति की शिक्षा है। आपके माइंड में कभी आया कुछ इस तरह का कुछ? मैं गुरुकुल में पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन मैं गुरुकुलों में जाता रहता हूँ। और देखो, एक बेसिकली एक गुरुकुल में और जो आजकल के प्राइवेट स्कूल हैं, वो भी संस्थाएं बहुत चलाती हैं, बेसिक फर्क क्या है? क्योंकि बेसिक फर्क आजकल की जनरेशन निकल रही है स्कूलों से, जी। वो ज़्यादा ही मतलब एक डिजिटल होती जा रही है। डिजिटल में मीन कुछ भी सीख सकते हो, गलत और अच्छा दोनों चीज़ें। डिजिटल का तो यो आलम है कि इस टाइम आंध्र प्रदेश में लैपटॉप, बच्चा बैग नहीं ले जाता, एक लैपटॉप लेके जाता है, सिर्फ एक लैपटॉप आंध्रा में। उस लैपटॉप पे सारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें, लेसन, सब कुछ है। अरे जब तक मास्टर बालक के 4 डंडे नहीं मार ले, जब तक हमारा कान नहीं मरोड़ ले, जब तक बत्ती भगा के नहीं मारा, क्यों बोल रहा है? जब तक बैग में से कापी निकाल के हम खोल गए, सूंगा नहीं, ठीक है। जब तक उस पर जिल्द चढ़ा गया, उस पर अपना नाम नहीं लिखा, क्लास नहीं लिखा, रोल नंबर नहीं लिखा। स्लेट पे बत्ती खाते थे बचपन में। अरे कमाल, वो खाई आपने कभी? बत्ती खाई यार, थूक तो स्लेट खूब पूछी है। और तख्ती पोती, मैंने तो गाना लिखा, तख्ती पोती 70 मारे, तख्ती पोती 70 मारे, मैंने खूब बनाई शाही रे, डंडे खाए मास्टर के, इब जाके आई पढ़ाई रे, पर इब तख्ती रोवे पोत मन ल्या मुल्तानी माटी, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। तख्ती पोत रखी 70 मारे के, तख्ती ने सुखाया करते नहीं, हला हला के रोड़ा हो जाता, वह तख्ती सर में भी मारा करते। ये संस्कार थे। आपको पुस्तक ये संस्कार सिखाती थी कि मुझे सहेज के रखना, अगर मैं फट गई तो विद्या पढ़ाई का अपमान हो जाएगा, यानी कि माँ सरस्वती का अपमान हो जाएगा। पहले विद्या की नेम खाया करते, तो विद्या की नेम भी नहीं रही। विद्या की नेम झूठी नहीं खाया करते, मोर पंखी ने दरिया करते कापी में। आजकल तो कोई देखने को भी मिलता। ये शायद हम संस्कार बड़े हो गए, ऐसा लगता है। ये हम जड़ों से टूट गए हैं, और जड़ों से जो टूट जाता है पेड़, उस पे पत्ते हरी नहीं रहते, फल नहीं लगते। हमारे आने वाली पीढ़ी, मुझे डर है कि हमारी आने वाली पीढ़ी पे ना फल लागे ना पत्ते लागे। ये बहुत दुखद होता जा रहा है। और एक शेर भी था कि रोने में एक खतरा है, तालाब नदी बन जाते हैं, हंसना तो आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं, और इस स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं कि पत्ते तो देहाती रहते, फल शहरी हो जाते। फल शहरी हो जाते, फल शहरी हो जाते, यानी बच्चे तो शहर में चले गए, पत्ते गांव के रहे। मुझे लगता है कि जड़ों से, संस्कार से, संस्कृति से कट गए हैं आजकल के बच्चे, और इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। मैं डर रहा हूँ। आप मॉडर्न लाइफ जीते हो, आपको लगता है? मैं शरीर से मॉडर्न हूँ और आत्मा से गामोली हूँ। फिर गांव में जैसे कल्चर को बचाने के लिए आप जिस क्षेत्र में हो अभी, उसमें क्या कुछ प्रयास हुए हैं? मैं एक तो अपने गांव में हर महीने जाया करूँ। मैं अपनी दादी का, परदादी का 150 पुराना साल का चरखा ठा के ले आया। आपने मेरी इंस्टाग्राम देखा होगा, 6-8 दिन पहले ही मैंने उस चरखे, मेरी माता जी के साथ उस चरखे की वीडियो भी डाली है। पुराने चरखे की फोटो डाली, पुराने चरखे की फोटो डाली। उसके बाद पहले तो मैंने उसकी साफ सफाई करी, फिर उसके बाद मैं पॉलिश करा के लाया उसका, उस पे, और बीच में जो माल था वो गलवा के लाया। अब आप जिस उम्र के हो राहुल, आपका तो बेरा भी नहीं होगा चरखे माल की वो है, नहीं पता। चरखे के ऊपर कातन की जो पूणी कत्या करती, वह ताकू के गेल कत्या करती, वो जो ताकू घूमया करता, उस पर जो डोर बंधा करती, वह माल पर के घूमया करती, यानी कि चरखे के ऊपर जो घूमा है वो माल है। चक्री के ऊपर जो वो क्रॉसविंग धागे हो हैं, हाँ। वे माल है वो। और हमारी बूढ़ी वो अपने बाल जो टूटिया करते ना उनके, उन बाला तो माल बना के चरखे बना लेती। मेरी दादी परदादी के बाल ये भी लटक रहे थे, लेकिन मैंने ऊन का माल बनवाया है और उसमें सूत की डोरी चढ़वाई है,
और ताकू टेढ़ा हो गया था वो सीधा करवाया है, पर 200 साल पुराना चरखा आज मेरे ड्राइंग रूम की शान बन रहे हैं। ओएसडी कब बने थे आप? हरियाणा लगभग सरकार 4 में? साल पहले। 4 साल पहले। अभी भी आपके ओएसडी पद को लेकर असमंजस, आप उसको क्लियर कर दो। नहीं नहीं, उसमें कोई असमंजस नहीं, वो कुछ ऐसी तरह-तरह की कुछ सोशल मीडिया मिसगाइड हो गया होगा उनको, उसमें कोई ऐसा। अभी भी आपका बेसिकली वर्क क्या है जो ओएसडी हरियाणा सरकार में? मैं प्रचार देखता हूँ, स्पेशल पब्लिसिटी देखता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की, और उसके अंदर हम जिंगल्स, उसके अंदर हम तरह तरह की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। हरियाणा सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अंत्योदय के अंतर्गत आ टूरिज्म जाएगी। विभाग के अंडर भी आता है आपका काम? नहीं नहीं, वो टूरिज्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। टूरिज्म नहीं, हम किसी डिपार्टमेंट से मतलब नहीं रखते। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, चाहे वो किसी विभाग की हैं, उन विभाग की योजनाओं का, उन सरकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, उसका प्रचार हम करते हैं। वो कैसे पहुंचे उसकी भी कुछ आप रचनाएं उसके करते लिए हो? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिजाइनिंग हम करते हैं, रील्स हम बनाते हैं, जिंगल हम बनाते हैं, ऑडियोज हम बनाते हैं, ऑडियो विजुअल हम बनाते हैं, उसके पोस्टर्स हम बनवाते हैं। कभी कुछ ऐसा काम किया हो जिससे ने मुख्यमंत्री ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, भाई ये तो मेरे को बड़ा पसंद आया, दिल से पसंद आया मेरे को ये काम? दिल से एक बार माननीय मुख्यमंत्री रात में 2 बजे लोगों से मिल रहे थे, रात में 2 बजे। खट्टर साहब या सैनी साहब? नायब जी। नायब जी। तो माननीय मनोहर जी के टाइम भी एक ऐसी घटना हुई थी, बड़ा प्रशंसा हुई थी मेरी। लेकिन ये जो थी, तो रात के 2 बजे वो लोगों से मिल रहे थे, घड़ी टंग गई थी उड़े। ओके। तो मैं था साथ में, तो मैंने मोबाइल से माननीय सीएम साहब की फोटो से वीडियो धीरे धीरे जूम घड़ी पे कर दी, रात के 2 बज रहे थे, और घड़ी से फिर उड़े कर दी, और फिर घड़ी बांध रहे थे मेरे एक सहयोगी, फिर उसी घड़ी पे कर दी, तो वह भी 2 बजा रही थी, और रात को 2 बजे ही पोस्ट डाल दी हमने, रील बना के डाल दी। तभी तो ये गाना गाया था, हो नायब सैनी जिसका नाम जिसने देखा नहीं आराम, गरीबा खातर से जो राम करे परदेश का ऊंचा नाम, और जो भी आवे उसने छाती के लावे से, सारा हरियाणा नायब सिंह ने दिल ते चावे से। एक और गाना आने वाला आपका, नायब की सरकार। काफी गाने हैं अभी जिसका पोस्टर लॉन्च हुआ है। हाँ, माननीय मोदी जी ने जो शपथ ग्रहण समारोह में सभी माननीय सीएम साहब को या सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई और आशीर्वाद दिया, उसमें भी मेरा नया गाना उस दिन लॉन्च हुआ था, समझ लियो हरियाणा से। वो तो चला भी काफी था। हाँ, बहुत बढ़िया। जड़ा काचे काचे रोड मिलेंगे, चौड़े फिरनी जोड़ मिलेंगे, बालक लाते दौड़ मिलेंगे, समझ लियो हरियाणा से। बहुत अच्छा था वो भी, मुझे रीलों भी काफी चला। बहुत अभी चलता है। जब कैंपेन चला हुआ था इसका, जब चुनाव हो रही जड़ मुरली मनोहर का संदेश पहुंच गया है आज विदेश, गीता जयंती बन्या विशेष, समझ लियो हरियाणा से। जब सरकार बनी हरियाणा में बीजेपी की, तो काफी चर्चाएं ऐसी थी कि भाई 2 गाने सबसे प्रसिद्ध रहे। जी जी। एक तो समझ लियो हरियाणा से, और एक अमित सैनी जी का गाना था सीएम को लेकर, मेरे लिरिक्स दिमाग से चले गए क्योंकि पुराने हो गए। हाँ, वो था नायब सैनी को बना दिया पहले अध्यक्ष बनाया, तब बनाया था, फिर बाद में सीएम बन गए, वो सीएम पे कन्वर्ट कर दिया था। तो अच्छा गाना, काफी चल रहे थे। अच्छा गाना था। अमित सैनी से आपकी मुलाकात होती रहती है? हाँ, भाई है। कैसे, मतलब किस अमित बड़ा मेहनती लड़का है, व्यक्तित्व के धनी है, मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, और एक गरीब परिवार से उठ के खुद का म्यूजिक बनाना सीखना। फिर देखो, हारमोनियम तो कोई भी बजा लेगा, लेकिन हारमोनियम बजा के कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना वो टेक्निक है। तो तकनीक और एक इंस्ट्रूमेंटल, वो दोनों को मिक्स करके जो मेहनत करी है वो अमित सैनी रोहतकिया ने करी है। अपने राजू पंजाबी भाई करते रहते हैं वो कि मेरा सबसे बढ़िया साथ गजेंद्र जी ने दिया था। उसके स्ट्रगलिंग पीरियड में काफ़ी इंटरेक्शन रहा, और उस टाइम पे हमने काफ़ी गाने इकट्ठे किए, बल्कि उसका जिंदगी का पहला गाना रिकॉर्ड बंद नहीं कराया था, तो वो लेकिन हो नहीं पाया, उसमें लॉन्च नहीं हो पाया, तो लेकिन वो हमने ही किया था। देखो आपने ये करनी से तरीस करो भगत सिंह सरदार की भी उसके पहले 2-3 गानों में। ओके। हाँ, बहुत पुराना रिकॉर्ड किया था हमने। गुड्डू रंगीला फिल्म में आपका गाना आया था। हाँ, माता का ईमेल बहुत पॉपुलर हुआ गाना, बहुत पॉपुलर हुआ। कैसे थी उसकी स्टोरी, कैसे आप? पूरा सुभाष कपूर जी ने फिल्म बनाई थी, उससे पहले आपने देखी होगी, अक्षय कुमार की फिल्म थी, फिल्म का नाम था जोली LLB।
हाँ उस टाइम आई थी। जोली एलएलबी के तुरंत बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई थी गुड्डू रंगीला। तो उसमें जो एक्टर लोग थे, हीरो लोग थे, अरशद वारसी और आदित्य राय हैदरी, रोनित रॉय और अमित साध, उन दोनों की जोड़ी जो है ना वो हरियाणवी जोड़ी थी। अच्छा मतलब हरियाणा कल्चर पे डिपेंड थी वो जोड़ी वो। वो हाँ वो हरियाणवी बैक और विलेन भी हरियाणवी बैकग्राउंड का था, ध्यान किया होगा। तो उसमें जो गाना था वो सुभाष कपूर जी ने खुद लिखा था। वो एक बार ना एक गाना फिर सुन रहे आपको थे, कैसे चयन किया उन्होंने, आपका चयन कैसे किया? वो तो हमारा ऑडिशन हुआ, प्रेम देहाती जी और गुलाब सिंह जी, दुनिया भर के बहुत सारे सिंगरों का ऑडिशन हुआ हाँ हाँ और मैंने भी ऑडिशन दिया। तो मैंने वहां उनको एक गाना सुनाया सुभाष कपूर जी को, कि गोरी मारे गाम की जब नीर वर्ण चाली, ये भी काफी प्रसिद्ध गाना था। बिजली सी पट्टी धरती तलक तलक हाली, तलक तलक हाली। तो जब मैंने ये गाना गाया, तो जब मैंने यूं कहा ना हेरा तलक तलक, तो उन्होंने कहा यार तेरी आवाज जो है, क्या मैं ऐसे हाथ पैर मोड़ के बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दुखन लग जाए। पॉडकास्ट का मतलब ही ये है कि आप आराम से चिल बैठ के बातें करो। बहुत बढ़िया। तो जब मैंने हेरा करी ना, तो उसने कहा यार इस लड़के की वॉइस में ना एक फोक टच है। और तब उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया और उन्होंने कहा कि देख भाई शर्त यह है कि सारे इंस्ट्रूमेंट लाइव रिकॉर्ड होंगे। मैं ढोलक वाले ने तो ले गया संगीत है, कंवर सिंह है हमारे, वो थोड़ा फोक बजाते संगी से। सांगी में, वो आर्य समाज के भजनियों के साथ बजाते हैं। कंवर सिंह जी अब तो 70 साल के हो गए। तो वो उनकी थाप बड़ी दिख ताकत धक दिख ताकत, कल रात माता का मुझे ही दिख ताकत धक, तो थप्पी बहुत अच्छी है उनकी। तो उनको ले गया मैं। फिर बेंजू पे मैंने सोनीपत से जींद से एक दोस्त था, उसको बेंजू को बुलाया। गढ़वे पे मैं 3 साथी थे, हमने गढ़वे पे ले गया उनको, यानी कि गढ़वे ढोलक यानी कि आपने सारा वादन यंत्र हरियाणा का ले गए उधर। सारा हरियाणा के गांव में गए थे। और पता है का रिकॉर्ड हुआ दिल्ली में, जान नुसरत फतेह खान के जो भतीजे हैं राहत फतेह अली खान, उन्होंने ये गाना नहीं किया था तेरी आंखों के दरिया का, वो उसी टाइम रिकॉर्ड हुआ था 2 दिन पहले ही, उसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया ये गाना। तो फिर बॉम्बे में इसकी मिक्सिंग हुई, तो तब जाके पब्लिश हुआ। बाकायदा मुझे बॉम्बे बुलाया गया। अच्छा आपकी एक मैं पोस्ट देख रहा था फेसबुक के ऊपर, हाँ जी, हाँ जी। ये 8 फरवरी 2016 की पोस्ट है। अच्छा, एक अखबार में आर्टिकल आया था आपके नाम से। 16 हाँ 16 और 2016 25 9 साल पहले, हाँ। बड़ी पुरानी कार्ड के लिए। बॉलीवुड में बढ़ा हरियाणवी का क्रेज, कलाकारों के आएंगे अच्छे दिन। हाँ 2016 में 16 में ये देख लो आप, 5 से 9 साल हो 9 गए। साल हो गए। कैसे माइंड में आया कि बाबा हरियाणा का क्रेज आने वाला है? भाई मैं तो 1999 में बॉलीवुड में गया था, 99 में, यानी कि 17 साल पहले। तो उस जो आपने टाइम पहला वो अवार्ड शो जीता था, है, शो जीता जब पहला आपने। हाँ सुपरस्टार में मेरा चयन सुपरस्टार हुआ में, था, सिलेक्शन हुआ था और मैंने वो जीता भी था। तो चंकी पांडे उन दिनों, बप्पी लहरी जी और जतिन ललित जी के बड़े गाने, ये खबर छपवा दो अखबार में, उनका बड़ा हिट हुआ था जतिन ललित जी का। और बप्पी लहरी जी तो कमाल का म्यूजिक कर ही रहे थे। जज थे उस टाइम वो। बप्पी लहरी जी भी, जतिन ललित जी भी और महेश मांजरेकर, उनकी उस टाइम वास्तव फिल्म आई थी संजय दत्त की, डायरेक्टर थे उसके 99 में। 99 में। तो कुरुक्षेत्र वो बना रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने बप्पी लहरी जी को जब हरियाणवी सुनाई ना, तो उनको बड़ी पैपी, बोले अरे बड़ी पैपी है तेरी, तो मेरे साथ नौकरी करेगा? तो उस टाइम तो मैं खैर नहीं कर पाया, हाँ तो मैंने भर ली थी। तो मैंने उन्हें हरियाणवी बहुत सारे गाने सुनाए थे। हाँ हाँ। तो उस टाइम भी हरियाणवी बड़ी अट्रैक्ट करी उनको। उसके बाद मेरे पास 1-2 फिल्मों के और भी ऑफर आए, तो मुझे हो गया था। और 2000 ये तो 16 मैंने पोस्ट डाली है, शायद 2016 मेरे पास ऑफर आया था किसी फिल्म का, 16 में। 16 में। तो तब मैंने 1-2 फिल्में नहीं की। इसमें ये था, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। जी जी 2016 में नहीं ये जींद में आपका कोई कार्यक्रम था, हाँ। उसके दौरान आपने बातें करी होगी ऑर्गेनाइजर से, तब आपने बोला था ये। अच्छा हो सकता है कि उन दिनों कोई बॉलीवुड का कोई ऐसा चांस चल रहा हो। मैंने कई बॉलीवुड की फिल्में एज ए सिंगर नहीं, एज एन एक्टर भी साइन की थी। माननीय सतीश कौशिक जी, उनका देहांत हो गया, उन्होंने एक फिल्म में से साइन कराई थी। विजय वर्मा मेरा छोटा भाई था, मैं बड़ा भाई था उस फिल्म में। हाँ जी, हाँ जी। हम 2 हीरो थे उसमें। और शायद आपने इसकी पोस्ट भी डाली थी, मैंने देखा था। हम हमारे बाकायदा वर्कशॉप्स लगी थी। हम दोनों ने पूरी फिल्म को एज एन एक्ट रिहर्सल कर लिया था। गुड़गांव में रिहर्सल कराते थे सतीश कौशिक जी। जी। और वो सिर नहीं चढ़ पाई। वो सिर नहीं चढ़ पाई। उसके बाद सतीश कौशिक ने मेरे को उस फिल्म में लिया, छोरिया छोरे से कम नहीं होती, उसमें जो गाना था
छोरी के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बड़े बतेरे से डिंग 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 तनक डिंग। ये गाना मैंने गा रखा है जिसपे सपना चौधरी जी का डांस। आप ये बताना जी आपकी पोस्ट है, जी आपने कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, जी। जेएनयू की ढाला तू भी धोखेबाज कर गिरे। धोखेबाजी कर गिरे। हाँ, अच्छा यारा ने इग्नोर मार के हाँ, पीछे ऊपर मर गिरे। अच्छा हम सेंटिमेंटल बालक थे, हाँ, मरी लाइफ का डुंडा ठागी है। भागी तू नेपाल के वर्गी जिंदगी में भूकंप भूकंप की डाला आ गई। ये तो मेरा गाना है। ये आपने नेहा कक्कड़ के साथ फोटो खिंचवा के लिख रखा है ये। नेपाल। ये क्या था कि नेहा कक्कड़ का मेरा और मेरा शो था गुड़गांव में। उन्होंने शो में सनी लियोनी डाल दी। अच्छा। हाँ, तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो आपकी एक इमेज है, आप फोक आर्टिस्ट हो, बिहाई आर्टिस्ट हो और आपका आपका परिवार है, और हरियाणा में जब जब कुछ भी गलत होता है तो आप आवाज़ उठाते हो, तो ये आपका काम नहीं है, आप सनी लियोनी के साथ ठुमके मारो। तो मैंने फिर उस शो से हाथ खींच लिया था, तो पीछे ले लिया था, एडवांस दिया था मेरे को, वो मैंने वापस कर दिया था। एडवांस वापस कर दिया। ये नेहा कक्कड़ और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस शो को लेके। अच्छा, हाँ जी गुड़गांव में। कुछ फोटोज हैं हाँ, आपकी, आपको उसके पीछे की स्टोरी बतानी है। अच्छा, ये आप बैठे हुए यशपाल शर्मा जी के साथ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? यशपाल जी, मैं और इसमें दो लोग और भी हैं बेसिकली ना। ये दो लोग, एक तो ये डायरेक्टर हैं, ये भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं मुंबई के। और ये चौथे साथी के बारे में मैं, मतलब इसके पीछे ये तो बहुत पुरानी है, ये मेरे ख्याल तब की है जब यशपाल जी की, ये क्या 2016 की है। 2016 में यशपाल जी और के साथ हाँ 16 की है ये। हाँ 16 में हमने यशपाल जी के साथ ना फिल्म फेस्टिवल किया था। हरियाणा का पहला फिल्म फेस्टिवल कराया था हमने रोहतक में। तो यशपाल जी चीफ गए, उसमें यशपाल जी, तिग्मांशु धूलिया, मनोज वाजपेयी, बहुत लोग आए थे। तो वो पहला था। और एफटीआई की शुरुआत थी, ये जो सुपुआ यूनिवर्सिटी है, नहीं, पंडित लक्ष्मीचंद सुपुआ तो स्टेट 12 में यूनिवर्सिटी। स्टार्ट हुई थी मेरे ख्याल से। हाँ जी 12 में स्टार्ट हुई सुपुआ। हाँ, तो उसके बाद ये पहला फेस्टिवल था ना, सुपुआ के अंडर ही हुआ था ये फेस्टिवल। ओके, विकास गुप्ता जी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, हम्म। तो सुपुआ को उस टाइम वही देख रहे थे। तो उस टाइम पे ये हमने फेस्टिवल कराया था और उसमें यशपाल जी आए थे। एक और है। अच्छा, ये ढाबे का फोटो है। हाँ, ढाबे पे चाय पीने जा रहा था 2 बजे। हाँ। हाँ अच्छा, एक और है। हाँ जी जी। ये रणदीप हुड्डा के कान में क्या कह रहे हो आप? रणदीप हुड्डा कान में न्यू कहने लग रहा हूँ कि हरियाणवी बोल भाई, हरियाणवी। ये ना 2017 में इसकी लाल रंग फिल्म आई थी। हाँ, उस लाल रंग में भी रणदीप भाई ने ना, मतलब कई हरियाणवी शब्द गलत बोल रखे थे, मबलाड़ा से ही बोलिए। ये उसकी प्रमोशन का है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रमोशन हाँ, करने गए थे प्रमोशन का हम। था। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैंने गाना गाया था पंडित मांगेराम जी का, तू राजा की राज दुलारी, हाँ। मैं सिर्फ लंगोटे वाला छू। वो लाल रंग में उन्होंने फिल्म में भी लिया था। अच्छा, आपको 2016 में बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला था। बेस्ट सिंगर का ये इसके अंडर मिला था ये, कहाँ? राहा ग्रुप के द्वारा। कोई कार्यक्रम कराया होगा उन्होंने। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले 2 कलाकारों को अच्छा। सम्मानित करता है। कौन कौन थे 2 ग्रुप? ये थे 2 कलाकार होंगे, मैं और कोई और होगा। फीमेल कैटेगरी में कुछ सिनेमेटोग्राफिक थी, फिल्म में शी में। अच्छा हाँ, और मेल में आप थे। अच्छा, ये मेरे को याद नहीं कहा था, क्योंकि बेस्ट सिंगर तो मेरे को इतने अवार्ड जीत चुके हो, इतने कर चुके हो, याद भी नहीं आपको। 97 में बेस्ट सिंगर में आया था, वो कंपटीशन से आया था। ओके। 97 में कुरुक्षेत्रा में पूरे हरियाणा के जितने कॉलेजेस हैं सब फाइट करने आते थे हरियाणा डे पे। वहाँ पे फोक सॉन्ग में मैं फर्स्ट आया था और स्मृति भारद्वाज सेकंड आई थी। तो वो ऑथेंटिक था, क्योंकि उसमें तो सुबह लग गया करते, रात तक कंपटीशन, 3 वो 1 हफ्ते का होता था। वहाँ मैं फर्स्ट आया था, बेस्ट सिंगर वहाँ आया था। आप पत्रकार भी रहे हो, जर्नलिस्ट हाँ, भी रहे मैंने- हो आप। हाँ, मैंने उसकी मतलब क्या थी स्टोरी? जर्नलिस्ट की तरफ कैसे गए फिर आप? जैसे नहीं, मैंने पहले बास्केटबॉल में थे। ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मैंने मास कम्युनिकेशन में। ओके। और मैंने हरिबू में लिखा। उसके बाद अपना अखबार हमारा हमने निकाला, संध्या दैनिक था। हेलो हरियाणा। हाँ, हेलो हरियाणा। और उसमें मेरा कॉलम आता था, मैं कविताएं लिखता था वो उसमें। कीड़ा कैसे जाके, वही तो पूछ रहे हैं। देखिए, जिसके पीछे कार लाग जाए, फिर वो पत्रकार हो, कलाकार हो, राजनीतिकार हो, कलमकार हो, साहित्यकार हो, सारे एक क्यों हैं? उसके गायककार पास हो, कार संगीतकार हो, उसके पास कार हो। भैया एक होना होती कलाकार दुरैया ही ना होती बेचारे। हाँ, आपके पास है? अल्टो है मेरे पास। एक मैंने सेकंड हैंड सफारी खरीदी थी आज से 3 साल पहले दिल्ली से, तो वो भी मेरे पास है। अच्छा, ये बताओ, आप
धन धान्य आपको कब मानने लगे भी हाँ मैं अब धन धान्य हो गया? वो तो इतना ही ना होए, अभी भूख है, जरूरत है। ये सबको है। भूख नहीं, जरूरत है भाई। एक कमरे में एसी लगा के और सारे परिवार में सोना पड़े, जरूरत है ना। चारों कमरे में एसी चाहिए, मेहमान को आ जा और ड्राइंग रूम में एसी ना हो गर्मी में, वो नहीं कहा मेरे यार इससे बढ़िया तो बाहर ना था मैं। तो जरूरत जितना पैसा तो होना ही चाहिए, जो कि हरियाणा में कलाकारी में बड़ा कम है। अब बढ़ने लगा है शायद, लगता है आपको पैसा बढ़ने लगा हरियाणा में कलाकार? आपने बोला था कि जो नई कंपनी आ रही हैं काफी ज्यादा ज्यादा पैसा दे रही हैं। देखो राजू पंजाबी ने बताया था, मेरे को एक गाने के 10 लाख रुपए मिले हैं, मैं चौंक गया। मारता 11,000 15,000 21,000 तेरे 10 लाख क्यों दे दिए भाई उनने? तो पंजाबी कंपनियां ने किया थोड़ा सा ये आके ना, ज्यादा पैसे देने, उड़ा 25-25 लाख दे हुए सिंगरा ने, उन्हें सोचा 10 लाख तेरे। पंजाब में हाँ शायद उनकी वैल्यू होती हुई कुछ, उनके पास एक और बात भी- फैन नहीं। बेस होता होगा उनके पास। उनको ये पता था कि डिजिटल पे पीछे कमाए जाए, यूट्यूब पे भी कमाए जाए, 50 तरीके थे और भी कमाए जाए। उनको इस बात का पता था, समझ रहे हो, इसलिए उन्होंने दिए पीछे। ये तुम्हारे सिगरा ने बेरा पाट गया। उनको रिटर्न मिलते होंगे उनकी वैल्यू से। आप ये देखो ना कि हरियाणवी इंडस्ट्री पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर चली गई, फूफा बन गई उनकी। और जब उन्हें दिखा कि पंजाबी गानों से तो 4 गुना ज्यादा हरियाणवी गाने सुने जा रहे हैं, पंजाबी गाना 10 लाख व्यू आवे, वो भी रुपये दे के रुपये लाए हैं, हालांकि रुपये तो हरियाणा में भी लाए हैं। एक गाना डालते हैं यूट्यूब पे, उसके मिलियंस में व्यू कैसे पहुंचते हैं? आपको लगता है ये मिलियंस में वो दर्शक देखते होंगे? ना ना ना, रुपये लाए हैं। 5,000 रुपया में 5,000 रुपया में 1 लाख व्यू जो रेट है। नहीं 5,000 में 1 लाख तो नहीं होंगे शायद, 50,000 में 1 लाख होंगे। 5,000 में 50,000 होगा। हाँ 5,000 में 50,000 होते होंगे। 10,000 में 1 लाख होगा। इस तरह महंगा कौन है? तो सारे ही गाने के फेक व्यू हैं फिर इसका मतलब? सारे फेक न्यू है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। सारे गाने के फेक व्यू न्यू है, सारे व्यू ओरिजिनल नहीं है। मतलब सारे व्यू ओरिजिनल नहीं। मन लावणी वर्सेस प्यार गिरा, उसके जितने व्यू हैं सारे ओरिजिनल हैं। मन नहीं लाई चवन नहीं, क्योंकि अगर आप पैसा लगाओ तो बेरा पाट जाएगा। नहीं एक चीज और है ना, हाँ जी आप जो अभी भी कलाकारी के अंदर हो, आप जी गाने निकालते हो जी, आप वो अभी शौक से कर रहे हो या मतलब कि एज ए बिजनेस कर रहे हो? ना शौक ना बिजनेस, आत्मा की प्यास है। यो नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। और जो पैसों के लिए करते हैं कलाकार वो? व्यापारी का तो की है, कोई सड़क पे खड़ा हो जरा बेचता हो और पीछा खातर को गाता हो तो बराबर है। मैं कहता हूँ हमारा धंधा नहीं काम है, काम कर लो, काम का कोई मेहनत दे दो। उतरा ही शर्मा थे बहु काले के जो गाना वो फ्री में कर रखा मैंने। सच में? हाँ आपको ना देगा पीछे कितने लूंगा। स्टोरी बताओ इसके पीछे। ये तो स्टोरी बड़ी की मजेदार बात बताई आपने। कर दिया, सुपर बिना हिट हो पैसे गया, कर दिया मेरा घर चल गया। आप ये देखो बहु काले के कारण मैंने कितने प्रोग्राम मिले, उनमें 2 पीछे मिल गए हमने। ये था मोर म्यूजिक पे, तो इसकी ऑडियो आपने दी थी मोर म्यूजिक को या वो वीडियो दी थी? नहीं वो हमने की थी, मैंने रजी उड्डा ने मिलकर की थी। मतलब वो आप वीडियो भी हमने किया था। अच्छा पवन जी, हाँ पवन ने डायरेक्ट किया था। मोर म्यूजिक तो विकास सिंह रोजी का मोर म्यूजिक वाले तो करोड़पति हो गए उस एक गाने से। बहुत ज्यादा वो व्यापारी है ना, हमने व्यापार नहीं आता इसलिए हम करोड़पति नहीं हो पाए। बहुत सारे कलाकार आज खुद का प्लेटफॉर्म लिए बैठे हैं, मतलब उन्होंने कर लिया है। इसीलिए कलाकारों की मजबूरी बन गई कि अपने चैनल बनाने लगे वे और गिरने लगे, क्योंकि कंपनियां तो कम देती ही नहीं, कंपनियां तो शोषण और करें। आपके टाइम में और ज्यादा शोषण था। और भाई वो जमाना कैसेट बना के न्यू करते ना खुद बेच, फिर कैसेट की दुकान आप जाना पड़ता था, पैर छू के न्यू करते। चलो पैर तो छोड़े भी चाहिए, अगर जी मेरी कैसेट ने सब तागे रख लियो। और तक वे क्या करते और आज इसी चीज के पैसे देने पड़ते हैं, मेरी चीज को आगे रख दो। वो तो है, पर उस टाइम देखो ना हर बस अड्डे पे जाना पड़ा करता। अपने पोस्टर खुद चेपने पड़े थे। जाटा सोरा गल भाई जिसमें पानी अखा गाना हिट होया था, पानी अखा के खुद पोस्टर लाऊं तारा तो पुलिस ने 2 गाने बड़े हिट हुए। यो पानी अखा का जटा का छोरा, पानी अखा का बहुत, पानी अखा यो पानी अखा का बिन बात तो आया ना, गजब हिट हुआ। मतलब इसने गिरिंदर फोगाट को विख्यात कर दिया पूरे हरियाणा के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर। और उससे पहले बल्कि मैं कलाकारी छोड़ने के बारे में 3 बार सोची मैंने। एक बार उस टाइम में कलाकारी छोड़ रहा था, जिस चीज से सबसे प्यार करते थे गजेंद्र फोगाट, उसको छोड़ने का मन बना लिया था। दुख से जो जुती काटने लग जाए फिर वो काट देनी चाहिए भाई। आप ये देखो ना कारण क्या था उसके कारण ये था कि उस टाइम पे भी समस्या ये थी, मैं उस टाइम भी न्यूज आया करता कि बॉलीवुड की तर्ज पे हम या पंजाब के गाने की तर्ज पे हम इतनी बढ़िया वीडियो बनावा, कोई कंपनी पीछे ना लावे थी। अच्छा काम आप करने नहीं दे रहे,
बूंदा काम हम करना नहीं चाहते तो करा के। एक्सपेरिमेंटल काम बहुत कम था उस समय। बहुत कम था। आपको पता है पानी आख्या का रात ने 2 बजे शूटिंग शुरू हुई थी, हम शाम ने 6 बजे सेट लाने लगे थे। हमने सेट लाया पोलोथीना का, पीछे जो पहाड़ बन रहे पोलोथीना के उससे धागे थे टांग रखे वो छत्ता पे ओपन में। साड़ी रात ने 1 बजे हवा चल पड़ी, हो गया नाश। फिर टेंट वाले टेंट ठाके ले, रात ने शटर खुलवा गए और टेंट लाया उनके चौकर देगा ताकि मैं पोलोथीन हवा में ना उठना, तुम्हारे पहाड़ हलते दिखेंगे। तो इतना स्ट्रगल खुद करना पड़ा। 2 बजे शूटिंग शुरू करी थी, इसलिए वहां सिंक उस समय स्ट्रगल तो था शूटिंग में भी, बहुत ही गंदा स्ट्रगल था, बहुत ही गंदा। विजय वर्मा है, उसको पता है, वो हमारे टाइम खुद कहते हैं कि हमने मतलब खुद ज्यादा की अपनी सीढ़ियां बेची हैं। अरे सीढ़ियां तो बाद में आई ना, सीढ़ियां तो बहुत बाद में आई। उससे पहले कैसेट थी। कैसेट विजय वर्मा और सीढ़ियों के टाइम आए। वो मेरे से जूनियर हैं, छोटे भाई हैं। मैं हूँ, राजेश सिंह पुरिया है, करमवीर फौजी भी सीडी के दौर में आ गए थे, डीजे के दौर में। तो हम पहले राजेंद्र खरकिया जी हैं, तो हम लोग कैसेट के कलाकार हैं। तो टेप रिकॉर्डिंग करके आते दिल्ली स्टूडियो, दिल्ली मैक्स स्टूडियो एक ही होता था, सारे हरियाणवी का स्टूडियो रिकॉर्ड है आरती। एक बार तो ऐसा हुआ मैं सुपरटोन में रिकॉर्डिंग करने जा रहा, तो मेरा टाइम था रात के 9 बजे का, कोई सिंगर गाना लग रहा था उस टाइम। एक और बात है, ईब के सिंगर तो कंप्यूटर में गावे हैं, उस टाइम तो 2 ट्रैक का स्टूडियो था। एक ट्रैक में तो सारे साजिंदे बैठ जाते बजाते, और लाइव रिकॉर्डिंग थी। दूसरे ट्रैक दूसरे माइक पे मैं गानता। जब किसी साजिंदे की गलती होगी तो शुरू तो गाना पड़ता मैंने, जब मेरे से गलती होगी तो उन्हें शुरू तो बजाना पड़ता। आप समझ रहे? आजकल तो एक लाइन को आप एक लाइन गा दो, अलग कर सकते हैं, मूड बना गा दो। उस टाइम तो भाई अपना बना ले जो बनाना है। पूरी कैसेट एक रात में रिकॉर्ड करनी हो यार थी, 300 रुपए 400 रुपए घंटा होया करता। 300 रुपए बहुत घंटे थे उन दिनों में। अच्छा, फिर जो आज कलाकार आए हैं जी, उनके लिए हर की सुविधा है। हाँ। ये फोन में बहुत सारी सुविधा आजकल तो, हाँ, और आपके टाइम में सुविधा नहीं थी ना, तो फिर ये उनकी गलती तो नहीं है कि उनके टाइम में सुविधा है जो ना नए कोई कलाकार गलती हैं। नहीं उनकी गलती किसने बताई? हम्म, बल्कि एक बात बताऊं, हमारे टाइम में स्ट्रगल कम था, मतलब व्यक्तिगत स्ट्रगल तो था पर कंपटीशन थोड़ा था। ईब क्या रहता बेचारा ने बेर रखे के करना पड़ा है, गाने चलाने खातिर कंट्रोवर्सी करनी पड़े, झूठ बोलनी पड़े, पैसे लाने पड़े, चर्चागिरी करनी पड़े। बना तो ले हैं, अब वो उठता नहीं है। आपके लिए बनाना स्ट्रगल था, उठ जाता था। बढ़ाते उठार था, बनाते सरसा में हजार था। एक टेप आई नहीं, और पहले महीने में मुश्किल से एक टेप आया करती, साल में हमारी घड़ी तगड़ी 2 कैसेट आ जाती ज्यादा। लेकिन एक कैसेट में न्यू मान लो 8 गाने होते थे। उस समय एक वीडियो खर्चा कितना होता था वीडियो का? उस टाइम में बताता हूँ, ये 2002 के आसपास। मेरा पानी आख्या की जो एल्बम हुई थी ना, सारी वीडियो कौन से सन में आई थी वो? 2016 में। 2016 में मेरी पानी आख्या की जो एल्बम पूरी आई थी, 8 के 8 गाने का ऑडियो वीडियो का 1 लाख रुपए खर्चा लग गया था। वह सबसे महंगी एल्बम थी पूरे हरियाणा के इतिहास में। 1 लाख में कितने गाने थे वो? 8 गाने, ऑडियो भी वीडियो भी 1 लाख का खर्चा आया था। खर्चा उसमें बिकी कितने की थी फिर वो मुझे नहीं पता, कंपनी ने तो मार तक करवा ली थी। बस वो कंपनी जाने, कंपनी का बिजनेस जाने, वे देखते ही बेचने लग रहे हैं। आपको उस एल्बम में कोई पैसा नहीं मिला? कुछ तो पैसा मिला होगा भाई को तो 1100-2100 मिले हो तो बेरा नहीं, ये भी याद भी कोई ना। मतलब उस समय पैसे लगाओ पहले। नहीं मैंने नहीं लगाए, कंपनी लगाए। अच्छा, वो कंपनी ने लगाया था। फिर मैं यही तो पूछ रहा था हाँ, कि भाई आपने 1 लाख रुपए लगा के फ्री में दे दिया। ना, और उस टाइम के तो लाख आज के 50 लाख के बराबर थे। हाँ, मार दो रखी थे 1 लाख रुपये, 10,000 भी ना थे मार दो। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो यही तो दुखद बात थी ना। अब तो सारे सिंगर खुद पीछे ला गाने बनाने लग रहे हैं। उस टाइम तो कंपनी पीछे ला करते जब गाने बनाया करते। मैंने टी सीरीज में रिकॉर्डिंग करी। मैं सुपरडोन का बताऊँ था, एक गायक गाँव था, मेरा 9 बजे का टाइम था, उन्हें 1:30 बजे स्टूडियो छोड़ा, मैंने 2 बजे गाना शुरू कराया, गाया ना गया क्योंकि जाडा था, अपना काम ले जा रहा था, लेकिन बैठना तो बाहर पड़ा ना। चढ़ाई मर के यार आग बाल के बैठे रहे स्टूडियो के बाहर। इस तस्वीर के बारे में बताओ, क्या हिस्ट्री है इसमें? राजू पंजाबी जी हैं, रामेर मेला जी हैं। रामेर मेला, राजू पंजाबी, मेरा एक गाना था, जड़ यार बैठ के मार पला थी वह सांझ निराली ढळ्या करे, कदे आके देखिए ट्यूबवेल पे हमारी रोज दिवाली मनाया करे। तो वो गाना राजू पंजाबी भाई ने म्यूजिक किया था और रामेर मेला जी ने लिखा था। ये उन दिनों का फोटो है। हमारी बहुत बढ़िया जोड़ी रही, बहुत मेरे अच्छे साथी रहे, राजू भाई भी और रामेर भाई भी। रामेर मेला जी तो अभी भी मतलब ऐसे कलाकार हरियाणा जो जिसका सभी सम्मान करते हैं। बढ़िया सो रहा है, मेरा साथी है, हमारे टाइम का है।
भाई हमारा। आपसे पहले था या आपसे बाद में? ना ना, मेरा समकालीन है। जिस टाइम मैं गाया करता ये अपना खैर रामेर भाई पहले लिखा करते, वो वीडियो में नहीं आए, तो उस टाइम मैं टेप कराया करता उस टाइम, इसलिए ज्यादा सा आप लोगों को नहीं पता राजस्थान की है। साइड ज्यादा लिखते हम लोग थे। समकालीन है। हाँ, ये राजस्थान का ज्यादा मतलब लिखते थे स्टार्टिंग में। लांडी कुर्ती आया था इनका, मेरी टेप आई थी भोले की। भोले की। हाँ, सोनू टाइम पानी आख्या से सॉरी पहले भोले की टेप आई थी हमारी। ये तो याद भी नहीं वो नाम किया था उस टेप का। उससे पहले मेरी कहानी घर घर की, रांड का सांड, और एक्सपेरिमेंट आपने बहुत किए। एक्सपेरिमेंट तो करे। पॉप जो है एक्सपेरिमेंट की सुन ले। मन ने क्या कराया, मन ने एक ड्रम ये अपनी साथी कलाकार हैं अनामिका बाबा, हाँ, एनईबी, एनईबी। इनके ससुर अच्छा। घोड़ा जी मतलब हमारे उस्ताद थे, ड्रम प्ले करते थे। मैंने कहा उस्ताद जी आप रॉक बैंड बनावांगे, पॉप बैंड बनावांगे, बैंड। चाहे लो हाँ बैंड बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। तो वो एक हमारे प्रोफेसर आजकल प्रिंसिपल हैं जो है, चाय आप उनको दीजिए प्लीज, मैं चाय नहीं पी सकता जी। तो गिटार पे संजय गुप्ता जी वो गिटार पे थे, एक सुनील जी गिटार पे थे, और घोड़ा जी ड्रम पे थे, कोंगो पे शोकी जी थे, मतलब जो पुराने कलाकार थे उनका मैंने एक रॉक बैंड बनाया। और मैंने पॉप गाना शुरू करा स्टेज पे। उस टाइम तक पॉपी को कैसेट नहीं आई थी। पॉप का असली मीनिंग क्या है? बेसिकली जो किक रिदम है ना ड्रम पे, किक। हाँ किक धक, ये पॉप है बेसिकली। और उसकी गायन शैली थोड़ी सी फोक से अलग है, हल्की सी टेम्पो फास्ट है पॉप में, और हल्की सी आप ये लगाइए कि उसकी जो गायन शैली में जो श्रुतियां हैं वो स्ट्रेट होती हैं, ऊंची होती हैं पॉप गाने में। और जैसे जिसका मानस भोला याना, मेहनत करके खाना, स्वर्ग से सुख का पाना, उस प्रदेश का नाम बताना, यो हमारा हरियाणा, ये पॉप है। ये पॉप। तो ये पॉप गाना शुरू कर, मेरे बड़े मजाक उड़ाए। एक प्रोग्राम में तो राकेश को लोहिया गाना लग रहा, मैं अपने ड्रम ड्रूमर में लेकर आए हम, तो राकेश को लगा राग नहीं खाता, तो ये आगे बस कराते मतलब उस टाइम कुछ नया था तो पचा नहीं पा रहे थे हरियाणा की तरफ से। नहीं बोला ये आगे बस कराते वाले उड़ा हमारे मजाक उड़ाया करते, ये वे कराते वाले हैं जो आज सारी दुनिया नचाने लग रहे हैं। अच्छा, एक और आपने डाला था फोटो, इसमें आप पहचान में भी नहीं आ रहे शायद। कितना काट लिया यार लाइट। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत, आगे पता नहीं क्या लिखा है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की और कीमत, रिश्ते की कीमत टूटने के बाद पता लगती टूटने के बाद पता लगती है। है। अधिक पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, ना ज्यादा रोया कर रोने से छाती बैठ जाती है, और वो भी दिन थे जब छतों पे नंगे बदन घूमते थे, और ये भी दिन है जब छाती में सर्दी बैठ जाती है। यह जो माटी है ना, मैं तो यो 2-4 साल में एक आध भैया या कर लियो हूँ। चिकनी माटी कड़े तो पास है ना, उन्होंने बेगा सारे दही पर लगड़ कर लौटा रहा हूँ। ये गर्मियों में करना चाहिए, ठंडक मिलती है। आप चाहे लो। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो हरियाणा कला परिषद में आप एडिशनल डायरेक्टर निदेशक इसको बोल सकते हैं, वो कब बने आप? ये लगभग 6-7 साल पहले। उसमें रोल क्या था आपका? ये हरियाणा कला परिषद के रीजनल सेंटर्स हैं, हिसार मंडल है, फरीदाबाद मंडल है। जी, राहगिरी जैसे ये होते हैं, उन्हीं के राहगिरी हम करवाते थे। कराते हैं। हाँ, हम राहगिरी कराते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में कराते थे, और उसमें स्कूल के कॉलेज के बच्चों को मंच देते थे। मैं एंकरिंग करता था। मैं साथ साथ एंकर रहा हूँ, मैं 15-20 साल मुझे एंकरिंग की है मैंने, तो इसीलिए टपल बोल लिया बोलती है रुकते को ना। तो एंकरिंग करते देखा आप जब बोलना स्टार्ट होता है ना तो रुकते नहीं हो। एक तो मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा आई बीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आल्सो। ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया मैंने, एमए मैंने फिजिकल एजुकेशन से किया, तो फिर उसके बाद पीजी डिप्लोमा मैंने मास कम्युनिकेशन से करने के बाद मैंने पीजी डिप्लोमा ट्रांसलेशन से भी किया। अभी भी कुछ पढ़ रहे हो आप? मैं कुछ कोर्स वगैरह कर रहे हो? नहीं, मैं आदिगुरु शंकराचार्य और साउथ के एक बहुत बड़े एनलाइटेंड थे, उनके बारे में जो है ना जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं उनको, तो उनके बारे में पढ़ रहा हूँ मैं आजकल। मेरे को ओशो की सारी पुस्तकें मैंने पढ़ ली। किताबें मतलब क्या शौक है किताबों से, कितना शौक है आपको? मेरा इतना शौक है कि मेरे जो चश्मे चढ़े 10th क्लास में, वो किताब पढ़ के ना
चढ़े, वो मैं नावल पढ़ दिया करता 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में। एक दिन में एक नावल पढ़ दिया था मैं। क्यों? क्योंकि एक नावल की अठन्नी लग यार थी। अगले दिन उल्टा देखा होगा तो 1 रुपया हो जाएगा। तो नावल किराए पे लाते थे किराए पे लाया करते ना, तो अठन्नी से ज्यादा जेब खर्ची नहीं मिला करती, तो अठन्नी से ज्यादा ना लगे तो एक दिन में नावल खत्म कराया करता। वेद मतलब प्रकाश किराया- कंबोज, सुरेंद्र मोहन किराया पाठक, ना बढ़ जाए उसका, किराया तो ना बढ़ इसलिए जाए। पढ़ना पड़ता था वो जल्दी एक दिन के अंदर। तो मैंने वेद नॉवल प्रकाश, तो होते भी बहुत मोटी किताब होती है इतनी मोटी नावल होती है, और मैंने सुरेंद्र मोहन पाठक की कोई नावल नहीं छोड़ी, वेद प्रकाश कंबोज की कोई नावल नहीं छोड़ी, वेद प्रकाश शर्मा की कोई नावल नहीं छोड़ी। और इसके अलावा मनोहर कहानियां, सरिता तो मेरे पिताजी चौथी क्लास तक हमारे घर में बंधवा रखी थी, पढ़नी जरूरी थी। मनोहर कहानियां नहीं, माया मैगजीन थी। जिन दिनों ओशो जिंदा थे, मैंने पहली बार ओशो से साक्षात्कार मेरा 1987-84 में हुआ। ओशो जिंदा थे उस टाइम, तो मैंने ओशो के बारे में पढ़ा था जब उनमें मुकदमा चल रहा था। कब पढ़ा था? 1984 में। 84 में तो आप 77 और 7 साल के थे उस समय। हाँ, 7 साल का था मैं। ओशो तो वैसे भी ज्यादा प्रसिद्ध हुए अपनी वो, उनको सेक्स गुरु कहा गया। हाँ, माँ शीला ने जब केस किया हुआ था उन पर, सबसे पहली बार मैंने माया मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ा था माँ शीला का। तब से मुझे ओशो अट्रैक्ट करने लगे। उसके बाद मैंने ओशो को पूरा पढ़ा, लेकिन बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में पढ़ा उसके बाद। और उसके बाद मैं जवानी में ही पढ़ते हैं ओशो को तो वैसे भी। हाँ, ओशो के मेडिटेशन किए फिर मैंने उसके। अब ओशो मेरे सदगुरुओं में से एक है। ओशो मेरे आजकल मार्गदर्शक के हैं। सदगुरु मतलब आज जो हैं, आज के जमाने में कौन कौन है आप? मेरे गुरु तो गुरदास मान साहब है। नहीं, सदगुरु की बात कर रहा हूँ मैं, जो मतलब जो जो अच्छे विचार देने वाले हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन में spiritual। ओशो, स्पिरिचुअल गुरु मेरे ओशो हैं। ओके। हाँ जी। आजकल तो नाम उनका चल रहा है, हमारे प्रेमानंद जी का। मैं प्रेमानंद जी के पास भी गया, उन्होंने मेरे से गाने सुने, बहुत अभी सारी लेटेस्ट ही बातें। तो गए थे आप शायद। हाँ, मेरे ख्याल 3-4 महीने पहले गया था, लेटेस्ट ही तो गए थे। या 6 महीने हो गए होंगे शायद। नहीं, सर्दियों में गया था। फिर क्या था माहौल वहाँ का, क्या लगा? कमाल, वो तो एनलाइटेंड आदमी है, बुद्ध पुरुष हैं उनके। सुनते उनके विचारों को? अरे कमाल है, क्यों नहीं सुनते। पर वो जो बोल रहे हैं, उन्होंने भी ओशो को पढ़ा है। वो ओशो सदगुरु, ये अपने प्रेमानंद जी हैं, वो भी ओशो को कोट करते हैं। और वो ओशो के, ये आपके जो सदगुरु है जो बहुत फेमस है, वो ओशो के डिस्कोर्स करते थे। जो आपको क्या लगता है प्रेमानंद जी महाराज कैसे ज्यादा वायरल क्यों हुए? मतलब सोशल मीडिया किसी को भी वायरल कर सकती है। नहीं तो प्रेमानंद महाराज जी के जो गुरु हैं, वो उनसे बड़े एनलाइटेंड है, लेकिन लोग जानते नहीं है, कौन थे उनके? वो इंटरव्यू देते नहीं। अब भी हैं, कौन है मतलब? वृंदावन में ही नाम भूल रहा हूँ मैं। प्रेमानंद महाराज जी उनके पास जाते भी हैं, वो लोगों से मिलते नहीं, वो ध्यान में ही रहते हैं। ओके। हाँ जी। अच्छा, आपने जो लंदन के अंदर एक शो किया सबसे पहले, एक नहीं, मैं लंदन के अंदर पहले की बात 8 शो कर चुका हूँ। पहले की बात कर रहा हाँ हूँ। जी, सबसे पहला उस शो समय हरियाणा में रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री। सांस्कृतिक मंत्री थे। जी जी जी। तो कैसे मतलब वो ऑर्गेनाइज हो पाया शो? रामविलास शर्मा जी ने तो एक वाइस चांसलर कॉन्क्लेव की थी, सभी वाइस चांसलर्स गए थे लंदन में, और मेरा ऑस्ट्रेलिया पार्क में शो था। तो जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया मेरे कार्यक्रम में, एज ए चीफ गेस्ट आए वो। हालांकि उन दिनों तो मेरा ऑस्ट्रेलिया पार्क में भी था, वाटफोर्ड में भी था, 3-4 जगह शो था, उनमें से एक शो में वो आए, वहाँ पे हमने विजिट किया वहाँ। वैसे अब तो रामविलास शर्मा जी को इस बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया। हमारे थोड़ा सा। वयोवृद्ध नेता हैं, और ऐसी बात नहीं। हर कार्यक्रम काफी में, दुखी हुए उस समय जब टिकट नहीं मिली उनको, रोए भी काफी। हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती है, और मार्गदर्शक हैं, बहुत अनुभवी हैं। आपका नेताओं के साथ कैसे संबंध है, जो बीजेपी बहुत बढ़िया टॉप लाइन है? बहुत बढ़िया संबंध है, सभी नेता हमारे आदरणीय हैं। कैसे मतलब वो आपको एज ए कलाकार रिस्पेक्ट देते हैं? एज ए कलाकार, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो पब्लिसिटी के जो सॉन्ग्स हैं, तो वो तो मैं 97 ऑनवर्ड्स गा रहा हूँ। उस टाइम जब टेपें आती थी, सीडियाँ नहीं थी, तो तब भारतीय जनता पार्टी के जो गाने में गाता था। तब को कोई गाना याद है? हाँ, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। 1997 का कोई भी एक लाइन ही याद हो, क्योंकि उस समय बीजेपी का इतना प्रचार था नहीं पूरे देश के लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मिलकर सरकार थी बीजेपी की, अंदर। उस टाइम गाया था मैंने, मेरे हरियाणे की हो, मेरे हरियाणे की देख तरक्की चर्चा देश चलावे, मेरे हरियाणे की, इस तरह गाना। पहले एक दूसरी कंपोजिशन पे गाने बनाते थे हरियाणा में। हाँ, गेहूं गन्ने का भाव अजब, खुश हो रहे से सब नर नारी, इस तरह का गाना। बिल्कुल। जी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है,
हाँ, और कंट्रोल है भी अगर कोई नहीं कोई कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड है और ये दुखद भी है। भी कंट्रोल, अगर वे में चले, कानून के हिसाब से चले तो कानून के दायरे में रह के तो है। हम्म, अगर कोई कानून को माने तो बहुत कंट्रोल भी है। और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, जिन भद्र महिला ने इतनी गंदी टिप्पणी की है हमारी 2 रणबांकुरी बहनों पे, वो जेल की हवा खा रही है और अभी तक उनको जमानत नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ पोस्ट ही डाली थी। एक बीजेपी नेता ने भी किया है कुछ टिप्पणी स्टेज के ऊपर की थी। मेरे संज्ञान में हरियाणा के किसी नेता ने नहीं की, नहीं, हरियाणा के नहीं, एमपी के नेता ने की थी। मेरे संज्ञान में नहीं। आजकल जो चल रहा है सोशल कानून मीडिया बहुत सख्त है इस टाइम। आपने देखा होगा अभी 30 तारीख को एसआईटी ने सभी हरियाणवी सिंगर्स की मीटिंग भी ली है। अखबार में हाँ, पढ़ा अभी, होगा आपने। हाँ, पे शायद फोटो मेरे पास जी। परसों के अखबार में थी वो। जी जी जी, मैंने वो मीटिंग अटेंड की, ऑनलाइन की थी मैंने। आपने ऑनलाइन की थी हाँ, लेकिन वो मेरा नेट बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा मैं अटैच हो नहीं पाया क्योंकि मैं यात्रा में था। ट्रैवलिंग माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था दिल्ली में, हाँ हाँ, तो मैं उस ट्रैवलिंग में था, तो वो मैं एग्जैक्ट सुन नहीं पाया। अमित सैनी जी गए थे जितने भी वहाँ। गाने कटे, हाँ हाँ, अब शायद उन पर रोक लग गया। काफी 20-25 दिन से कोई गाना नहीं कटा है। मुझे तो पता आगे भी कुछ लाइनिंग में कुछ ऐसा मुझे है? पता नहीं। मुझे एक्चुअली मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं है। अब जो मीटिंग ली गई थी कलाकारों की 2-3 दिन पहले, उसका वो क्या रहा शायद उसमें फीडबैक? जरूर वो अमित सैनी जी वहाँ थे उसमें, और नरेंद्र जी, बहुत सारे कलाकार थे। बहुत सारे कलाकार वही थे। बता पाएंगे। मेरा तो बहुत डिस्टर्बेंस थी उसमें, मैं मतलब कर ही नहीं पाया। फ्यूचर प्लान क्या है एसआईटी आपके? के उसमें शायद आईजी। अभी आपके, चलो छोड़ो इसको, अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा एक गाना है, मैंने अमेरिका में शूट किया है, तो देखते रहे यार अमेरिका पहुंच गए। बहुत प्यारा गाना है। अमित सैनी रोहतगिया जी ने लिखा, हम्म, अमित सैनी जी ने ही उसका म्यूजिक किया है, और मैंने उसको शूट किया है अपना कैलिफोर्निया और लंदन और लॉस एंजलिस, 3 जगह शूट किया। 3 जगह शूट किया? 3 जगह शूट किया। एक दिन में ही कर लिया या जैसे? नहीं बहुत दिन लगे। लॉस एंजलिस में जो फिल्म सिटी है, हम्म, आड़ा जो फिल्म सिटी जिन देख कर बन रही है, वो सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म, जिसमें हैरी पॉटर सारी सीरीज अभी शूट हुई जिसके है। आसपास आग लगी थी जंगलों में। एग्जैक्टली, मैंने वहाँ शूट किया। उसमें काफी एरिया उसका वहाँ है। मेरे को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या है? ये जो टैटू? टैटू है, हाँ। ये अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, और मैं ही परम ब्रह्मा हूँ। मैं ही परम ब्रह्मा हूँ। जी, आई एम ये द गॉड। ये लिखा कहाँ हुआ से इंस्पायर? ये आदि गुरु शंकराचार्य के साथ एक घटना घटी थी, जिस घटना के बाद वो एनलाइटेड हुए। ये उस समय का वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है। ये हमारे शास्त्रों का ब्रह्म वाक्य है। ऐसा क्या आप इंस्पायर हुए कि आपने हाथ पीछे छपवा लिया इसको? एक छोटे से बच्चे को उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कि आगे से हट, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप भी हट सकते हो। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई तू कौन है? तो उन्होंने कहा अमर ब्रह्मास्मि। तो उन्होंने कहा कि भाई तत्वमसि, मतलब अगर तू ब्रह्म है तो फिर ये जगत क्या है? तो उसने कहा सर्वम जगदम खलु ब्रह्म। तो जब उनको ज्ञान हुआ था कि हर आदमी के अंदर ब्रह्मा है, हर आदमी के अंदर परमपिता परमात्मा है, हर आदमी के। तो आप खुद को भी ये मानते हो कि मैं परम ब्रह्मा मैं ये हूँ? मानता हूँ सबके अंदर परमात्मा है। ये इस वाक्य का ये अर्थ है। ओके, और छपवा क्या रखा है वैसे? इसके बाद ये एक तो त्रिशूल है, भोला ये तो बाबा, त्रिशूल डमरू हमारे भोलेनाथ का। और उस और साइड इसके बाद जो ये है, ये सृष्टि में संगीत की यात्रा है। ये जो है आपको मुरली और मोरपंखी, ये भगवान श्री कृष्ण का द्योतक है। हाँ, सबसे पहले संगीतकार भगवान कृष्ण हुए, जिन्होंने पहला इंस्ट्रूमेंट मुरली बजाया। उसके पश्चात ये यात्रा आगे चलती है, और यहाँ पे हमारे ग्रह नक्षत्र बने हुए हैं। हाँ। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, ये सब ग्रह हैं। हाँ। शनि, यानी कि वो संगीत जो है पूरे ब्रह्मांड में फैला, और उसके पास फिर ये पूरे ग्रह में फैलने के बाद पृथ्वी पे आया। पृथ्वी ग्रह भी है इसमें। पृथ्वी के बाद यहाँ पे ये सीढ़ी बनी हुई, ये तवे बना हुआ, तवे हाँ, हाँ, जो एचएमवी में तवे चाला करते, हाँ, हाँ, जो कुत्ता हानि उससे याद हो एचएमवी का। हाँ, हाँ, पहले तवे पे म्यूजिक सुना करते, आज से 150 साल पहले। जब दिन वो जो उस साउंड टेक्नोलॉजी थी ग्रामोफोन पे, हाँ, तो ये तवा बना हुआ है। और उसके बाद ये मॉडर्न म्यूजिक है। ये नया आपने माइक, जिसे माइक आप लगा रहे हो, हाँ, हाँ, ये वो माइक है। इसके नीचे माइक है वो। इसके नीचे माइक है। तो ये मतलब सारा पूरी संगीत की जर्नी, संगीत की, कहाँ से, मतलब ये उत्पत्ति कहाँ से हुई इस टैटू की? ये
एमी जो है वो टैटू मेकर हैं हाँ हाँ आपके गुड़गांव में। गुड़गांव में। तो मैंने उनसे कहा देख भाई, मुझे संगीत सृष्टि में जहाँ से संगीत आया शुरू हुआ वहां से लेकर आज तक की यात्रा करनी है, लेकिन उस यात्रा में मेरी धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता वे झलकनी चाहिए। तो बढ़ाया गया, ये 6 महीने लग गए, वो कदे न्यू भेजा, कदे मतलब मेरा पूरा फोन भर गया था उस टाइम। कब कब बनवाया था ये? सबसे पहले मैंने भोलेनाथ को बनवाया 4 साल पहले। 4 साल के बाद मैंने ये टैटू ब्रह्मास्मि बनवाया 3 साल पहले। ये तो बड़ा इंस्पायरिंग लगा मुझे, काफी ये भी है, एक अलग राग, ये धुन, ये नोट है, ये नोट है। इंग्लिश में जो नोटेशंस होती है ना, हाँ हाँ। ये उसका एक नोट है। संगीत का द्योतक है कि भी ये संगीत है। वैसे जब आप काफी बाई पकड़ते हो तो दिखता है। जैसे मैंने आपकी बातें सुनी और ये चीज देखी ना, मतलब काफी आपकी संगीत को आप बड़े मन से मतलब वो करते हो। संगीत, नानक ने कहा था, संगीत परमात्मा तक पहुंचने की सबसे आसान सीढ़ी है। कबीर गाते गाते बुद्ध हुए, नानक गाते गाते बुद्ध हुए, गरीबदास गाते थे। जितने हमारे एनलाइटेंड लोग हैं उनका गायन के प्रति बहुत इंटरेस्ट है। अभी एक बहुत बड़े गुरु हैं, सदगुरु, आप उनको देखो, वो हमेशा महाशिवरात्रि पे कभी कैलाश खेर, कभी गुरदास मान साहब इस गायकों को बुलाते हैं। अच्छा, आजकल आप हरियाणा में किसके गाने सुनते हो खुद के अलावा? खुद के मैं सुनता नहीं। और किसके सुनते हो? टप्स वाला थोड़ा। मुझे अभी बी प्राक का एक गाना मुझे बहुत पसंद आया था, और वो पागल पागल ना 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 पागल बनाता है, वो वाला। और उनका एक सीव पे भी आया था। टफ सवाल इसलिए है ना हाँ। कि आजकल को प्ले करके सुनता है, ना सब स्क्रॉल करके सुने, आगे आ गया तो सुन लिया। कोई चॉइस तक ही सुना है गाड़ी में सफर के दौरान। मैं आपको सच बताऊं, जब से ये इंटरनेट में खासकर 2 GB डाटा फ्री और उससे भी ज्यादा वाईफाई और उससे भी ज्यादा मोबाइला में जो या कला देखनी आई है ना, हमारे थिएटर का नाश हो गया। आपको पता है, पहले हम टिकट लेके थिएटर देखने जाते, कौन से थिएटर, फिल्म नहीं, नाटक, थिएटर, लाइव प्ले, और उसके वो तो खत्म हो गए, फिर सिनेमा ने ले लिया स्थान। अब सिनेमा इसमें आ गया, फोन में आ गया। ईब लौट के देखो, OTT बैठ के देखो, पोटी करते हुए देखो, खाना खाते हुए देखो। आपको पता है, संगीत गायन जो होता है उसका एक अदब होता है। गाने का जो अदब है ना, उससे ज्यादा सीखने का अदब है, अदब, सुनने का अदब। अदब मतलब एक सभ्यता, एक सभ्याचार, ओके, सिस्टम, एक डेकोरम, एक प्रोटोकॉल। अगर एक आदमी गाना गा रहा है तो उसका एक अदब क्या है, उसका एक प्रोटोकॉल क्या है कि वो किस तरह बैठे। हम कुलाबाती खाते उतनी गा सकते ना, नहीं, उसके बैठने का एक स्टाइल है, सुर क्या दे रहा वैसे ही आप देखने को बोल रहे हो, देखने का भी एक अदब है, है। सुनने का, श्रोता, दर्शक, उसका भी एक अदब है। अगर आप एक कलाकार परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसके पैर के लेवल पर दर्शक के सिर का लेवल आवा है, तो उस टाइम उसके लिए वो कलाकार एक भगवान की तरह है। तो उसको, वो कलाकार को ड्यू रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और कलाकार ने भी भगवान की तरह परफॉर्म करना पड़ेगा। न्यू को ना गाली देने लग जा मंच पे, कलाकार को भी वहां दर्शक को भगवान मान के। इसीलिए मैं सबसे पहले जाके स्टेज पे दर्शकों के पैरों में मत्था टेकता हूँ, आगे ये तारे चरणों में शीश नवा रहा हूँ। और ज्यादा नहीं तो 1000 वीडियो मेरी पड़ी है, उन पर सुन लेना। स्टेज पे आते मैं कहता हूँ, मेरे जितने भी भाई बहन, दर्शक मित्र प्यारे बैठे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यो अदब तो भाई सबसे पहला है कंडीशन। यो क्या अदब है कि आप टॉयलेट देखते हुए गाने सुन रहे हो, ये अदब नहीं है। इसीलिए हमारे संगीत में खराबा हुआ है, इसीलिए आज इतना डाउनफॉल हो गया। आपकी उम्र शायद 47 के आसपास मैं है। 50 के आसपास। 50 के आसपास हो। अब जो आपका मैच्योरिटी लेवल है जी, उसमें संगीत को सुनने का मतलब क्या है? मैच्योरिटी लेवल, जैसे मैं अभी मेरा मूड खराब है जी, मैं एक संगीत सुनता हूँ, वो भी मूड खराब करने वाला है। मान लो सैड सॉन्ग है, तो मेरी भावनाएं फिर सैड होती जाएंगी और डीपली होती जाएंगी। ऑब्वियसली संगीत का तो बहुत आपको पता है, कैंसर ठीक करने के लिए संगीत का इस्तेमाल हो रहा है केरला में। आप तो मूड की बात कर रहे हो, बीमारियां ठीक हो रही है, असाध्य रोग। मैं आपके मैच्योरिटी लेवल की बात कर रहा हूँ कि आप सुनने को लेकर कितने कॉन्शियस हो म्यूजिक, संगीत को। देखो, जब तक मैं मूड चेंज करने के लिए सॉन्ग मैं बताता हूँ, हाँ। मैं जब तक सुनने के अदब को, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाता, तब तक मैं नहीं सुनता। जैसे कि पिछले हफ्ते, 1 हफ्ता हो लिया मैंने कोई गाना नहीं सुना। कोई गाना सुन नहीं, आपका सुनने का एक
तरीका है, आप एकांत होना चाहिए। न्यू होना है कि साइड में बस जान लग रही है और मैं सुनने लग रहा हूँ, ऐसा तो ना होता है। ये लोग काना मिला के जो उस पर बाजे जाए, ये सुनने का तरीका है, ये अदब नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जी मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, कोई भी गाना सुन रहा है, अच्छा, एक और बात है, इस पॉडकास्ट पर लोग न्यू बिगाड़ पकेंगे आग भाई हम क्यों करे सुनाते नहीं, मतलब है। लेकिन मैं ये एज एक आर्टिस्ट बता रहा हूँ कि जैसे गायन का एक अदब है, आप कहीं भी नहीं गा सकते, ऐसे ही सुनने का भी एक अदब है। बिल्कुल। और वो ना फॉलो करे तो उनकी मर्जी भाई। हाँ, मैं आपके एक्सपीरियंस से एक बात जानना चाहता हूँ। जी मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं उसके लिरिक्स पे ध्यान दूं, मैं उसका लिरिक्स का मजा लूं, या फिर उसके सबसे संगीत पहले भाव संगीत का मजा लूं? सबसे पहले भाव संगीत है। इस दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ संगीत है वो भाव संगीत है। कबीर और नानक दो ऐसे एनलाइटेड पुरुष हुए हैं जो मिले हैं, आज तक कोई बुद्ध पुरुष मिला नहीं एक दूसरे से। मैं आज के संगीत की बात कर रहा वही हूँ। बता रहा हूँ। कबीर और नानक जब आमने सामने बैठे 3 दिन तक सारा भारत के लोग उड़े जुट गए, लेकिन वो बोले नहीं, वो एक दूसरे को देखते रहे, मुस्कुराते रहे। 3 दिन बाद उनके चेले ने बोले जी क्या कर दिया, नाश कर दिया, इतना भाड़ा लगा है। और आप बोले भी कौन है, बोला बोले क्यों ना, खूब बात हुई हमारी, तुमने सुनी है ना। यानी कि उनकी बात भाव में, भाव सबसे पहला कहने का और सुनने का जो माध्यम है वो भाव है। उसके बाद भंगिमाएं हैं, मुस्कुराना, आंखों की पुतलियां, उसके बाद इशारे हैं, उसके बाद शब्द आते हैं। फिर सुनने में चीज कहाँ होंगी? भाव देखो, हाँ, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, इसमें आपका दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह ना समझ पाओगे, लेकिन इसको आपको इसको सुन के दर्द इसलिए महसूस हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो, अगर मैंने उसको सही भाव से गाया है तो, क्योंकि उसके अंदर शब्द नहीं भाव प्रधान है। गीत में सबसे पहले भाव है, उसके बाद संगीत है और उसके बाद शब्द है। शब्द तीसरी चीज है। आजकल जो बदमाशी गाने चल रहे हैं उनमें भाव प्रधानता क्या बात वाले भी कौन है उनमें उनमें भाव की प्रधानता क्या है? आजकल के बड़ा उनमें वाइब है, वाइब। ये वाइब का मतलब मेरा ना न्यू न्यू करना पड़ा वाइब खातिर, मन्ना मेरा वाइब का मतलब क्या, मन्ना मेरा भाई न्यू न्यू करना पड़ा है, वाइब है इसमें, वाइब। जो आजकल के बालक है उनमें मेरा बच्चा भी आ गया, वो कहते हैं मैं वाइब है, वाइब मेरा समझ नहीं आया। वाइफ तो सुना, वाइब ना सुना। वाइफ और वाइफ वैसे तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। वाइब की हिंदी तो तरंगे हैं। जैसे आप किसी को मैसेज भेजते थे पहले, जब आपके फोन में एक फोटो आता है या रिंगटोन आती है, वो वाइब्रेशंस है। वाइब का तो यो मतलब वो ये वाली वाइब मन ना मेरा पार्ट, मेरे समझ में को नहीं आता। आप पुराने जमाने के हो, ये भी हो सकता है। मैं इस बात से क्या क्या मतलब जो आजकल की जनरेशन का म्यूजिक आ रहा है, बदमाशी गाने लगा लो, कि वो मतलब आप लोग उनको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ है लगता आपको कि आपके सहसाथी कलाकार भी जो आपके समकालीन है, क्या वो आजकल के म्यूजिक को और सॉन्ग्स को, आप बताओ मेरे adopt जितने नहीं कर पा साथी रहे हो? कलाकार हैं उनमें से कितने लोग ये वाले गाने गाते हैं? गाते नहीं है वो, हाँ। अडोप्ट करने की बात है समाज में। एडोप्ट समाज ने करना होगा तो कर लेगा, इसमें तो समाज की मर्जी है। हम कौन होते हैं समाज ने न्यू कहने वाले कि मत करो? आप समझ रहे हो? आप कला को बचाने के लिए तो प्रयासरत तो हो ना। कला, हम तो कला के छोटे संस्कृति को, नौकर। हाँ, संस्कृति को, कला जो माँ सरस्वती जो जूती पहन रही है ना, पूरे शरीर में जो वस्त्र धारण कर रही है, वीणा लेके बैठी है, और पैरों में जो उनकी जूती है, उस जूती की मैं अगर सैकड़ों कील हैं, उस कील के एक नोक के बराबर भी नहीं। हम तो मैं तो कण भी नहीं हूँ। कला तो एक समुद्र है। हम कौन हो कला ने बचानी है? कला है हमने बचा रही है। ये तो आपकी बात बिल्कुल जायज है जी। अ, ये जो अच्छा, आप पूछना चाह रहे हो ना, ये क्या है कि ये एक सांस्कृतिक बाजार है। आपने देखा है, आप कहाँ से आते हो? जींद से? असंध करनाल। करनाल। आप एक करनाल में बड़ी फेमस मार्केट कौन सी है जो खाना पीना सब मिलता हो? वैसे करनाल हम ज्यादा एक्सप्लोर करते नहीं। जो हम रोहतक में, कैथल में, हाँ, जो रोहतक में करना हमारा किला रोड है, कैथल में सैनी के समोसे हैं, मतलब हम तो वह गली है। हाँ, उड़े सैनी साहब के भी समोसे हैं, उड़े कोई रसगुल्ले की दुकान भी पा जाएगी, उड़े भुजिया की दुकान भी पाओगी, कोल्ड ड्रिंक की पाओगी, कि सारा सौदा असली हो। कई नकली कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, कई समोसे हम शेव आलू बेचते हैं, कई रेडी अब गोलगप्पे हम पानी पुराना पा जाए है। ऐसे ही है, जो सांस्कृतिक बाढ़ है, बाजार है।
बाजार में अच्छी चीजें मिलेंगी, गंदी चीजें मिलेंगी। एक चीज आपके साथ इंट्रो मतलब बातचीत करके मेरे को एक चीज तो पता लगी आज की जी। डीपली काफी भी। आप जिसके साथ बैठ के 1 घंटा संगीत के ऊपर बात कर लो जी, और आपके सवाल ही खत्म ना हो। आप शायरियत का आप बात करिए जाओ। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे अभी सवाल ही आपने खत्म नहीं लोक हो पाए। संगीत की तो बात नहीं की, संगीत की बात करिए। आप लोक संगीत पाओगे जब मेरा पाटेगा तो शायरात लेकर जाएगी। हरियाणा में 36 प्रकार की गायकी है लोक संगीत में। इसमें रागनी तो उनमें एक है, आला, झूलना, चमोला, नसीरा, न्यालदे, ठसका, बैरे तबील, आपका रागनी, जंगम, दंदुतारा, दुनिया भर की स्टाइल है। इनमें से बची हुई कितनी है? सांगा में चमोला बच रहा है, बैरे तबील बच रहे हैं, न्यालदे भी गादे हैं, सांगी रागनी गाँव हैं। रागनी का मतलब मिक्सअप होने वो क्या आने लगी। सोनी भी गाते हैं, सोनी एक है, सोनी गाते हैं, दादरा में चलती है वो, जो दादा देश जांदा पर, ये सोनी से निकला है। और लेकिन महावर अली बख्श है, इनको तो महावर गुड्डू जी बड़ा वो अदब से गुड्डू जी बमलेरी अच्छा गाते हैं। संस्कृति की वजह से उनको मिला हुआ सम्मान वो। अरे पद्मश्री मिला हुआ है उनको, हमारे कभी सीनियर पद्मश्री मिला। आर्टिस्ट। मतलब इन चीजों के लिए लोक संस्कृति को बचाने के लिए। और मैं अभी फिल्म महोत्सव था हाँ रोहतक के अंदर, हाँ तो उसके अंदर मैंने गुड्डू जी का पूरा स्पीच सुना। हाँ, 1.5 घंटे का स्पीच था उनका। 2 घंटे सुन लो उनने। बड़ा मजा आया मेरे उन्होंने को। तपस्या कर रखी भाई, लोक संगीत की तपस्या कर रखी है। महावीर गुड्डू को आप स्टेज पर खड़ा कर दो और न्यू कह दो जी 5 मिनट गाना है, नाट जाएंगे, न्यू कहें ना भाई 1 घंटा तो गाऊंगा। प्यास है उनके अंदर परफॉर्मेंस की। हमारे आजकल के सिंगर खड़ा कर दो और लाइव बैंड ला दो, न्यू कह दो 2 घंटे गाना, पसीने आ जाएंगे। मेरा 6.5 घंटे जोर का लगता रिकॉर्ड है है, गाने में। मेरा 6.5 घंटे का रिकॉर्ड है लगातार performance। लगातार लाइव करने का। कहाँ पे किया था? गुड़गांव के सेक्टर 29 की लेजर वैली में ओपन एयर ऑडिटोरियम है, किंगडम ऑफ ड्रीम के जस्ट बैक में। उस 6.5 घंटे गाने का कारण क्या था? लगातार गाया था। और उसका reason आजकल के बच्चे उसका गवाह है। विकास सिंह रोवाजी कैमरामैन थे, उनकी बैटरी खत्म हो गई थी, कैमरा टीम उनकी गई हुई थी। और 20 ऐसे लोग हैं जो अपने हरियाणा के कलाकार अब भी हैं, वो भी उस कार्यक्रम में थे। मतलब रीजन क्या था 6.5 घंटे गाने का? मैं न्यू देखना चाहूँ था, मैं सब तलाम्बा कितना गा सकूँ। ऑर्गेनाइजर ने नहीं, आप क्या बस कर दो यार अब तो। ऑर्गेनाइजर आना था 7-8 बजे गई थी, मैं बोला अपने पीछे ना दियो भाई, मैं तो गाऊंगा थारा के लागे। और क्या बैठ गया आप थोड़ा? अड़का बैठ गया, मैं बैठ के गया 5.5 घंटे बाद मैं पड़ गया। चक्कर खा गए, अड़के खड़े हो गए, बोलिए कैसे कहाँ? खड़ा हो गया, फिर मैं पड़ गया, हाँ। चक्कर आगे बने। तो उसके बाद फिर मैंने कुर्सी मंगाई, फिर कुर्सी मंगा के और कुर्सी बैठ के गया मैंने बाकी 1 घंटा। फिर उसके बाद मेरी बह भूल गई। 6.5 घंटे के बाद मैं बोला भाई ई बोर नहीं गाया जाएगा, क्योंकि रात का 2:45 बज गए थे। लगातार तो मेरे जो 6.5 म्यूजिशियन घंटे थे, गाना था यार। नहीं मेरा ड्रमर नाम ना लूं, वो छोड़ के भाग गया था, बोले मैंने बजाता। ड्रम वाला। और नहीं बोला 1 घंटा 2 घंटा, ये को मतलब डांगर दूध। अच्छा लेकिन एक और बताता हूँ मैं आपको, हाँ। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लूज मोशन हो गई। गाते 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 नहीं, जैसे मैंने गाना बंद किया उसके तुरंत बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। गर्मी के कारण हुई थी वो। बहुत गर्मी थी, एक्सट्रीम गर्मी, और मैं नमक का पानी पी रहा था, क्यों पसीने आए थे तरह तरह। तो अगर मेरे को ये पता है कि अगर पसीने आते रहे तो मेरे शरीर की जान लेकर जाएगा, आयोडीन कम हो जाएगा, तो मैं पानी में नमक मिला के पी रहा था। उस नमक के कारण मुझे लूज मोशन हो गई और तबीयत काफ़ी खराब हुई। 2 दिन बाद ठीक हुआ, लेकिन 6.5 घंटे का रिकॉर्ड है मेरा। ये भी 4 घंटे तो आराम से कोई समस्या ना। अब 4-5 घंटे। अब हम समाप्ति की ओर हैं। ई भाई मेरा हाँ, अच्छा, अभी तो आपने लोक संगीत के बारे में भी चर्चा नहीं की। चलो कोई नहीं। लोगों को सिखाने की पहल है, उसका मेन उद्देश्य है जिसे दर्शक और जो और संगीतकार भी हैं वो भी उनसे कुछ सीख सकें, ऐसा कुछ। एक बात बता, गांव में जमीन है थारे, हाँ मैंने को थारे किले गई, इतने रुपये दूंगा, बेच देगा? ना, क्यों ना बेचे? धरोहर है, धरोहर है बाप या दादा मेरी की। धरोहर है, या कला मैंने पिट पिट के सीख रखी है। घर का तभी धरो करके सीख रहा है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे, मेरे खानदान में कि सा नहीं लाया। और मैंने सांगिया धोरा, अली बख्श सीखा, मैंने बैरे तबील सीखे, न्यालदे सीखी, जंगम सीखे। अभी मेरा जंगम सुना होगा आपने, भोला जंगम ट्रेंडिंग में चल रही, भी सुन लेना। जब बम लहरी तो आपका ट्रेंडिंग में रहता ही है। बम लहरी तो ट्रेंडिंग में रहता ही है। हाँ मेरा जंगम भी अब भी ट्रेंडिंग में है। जब अपना प्रयागराज में मेला लगा महाकुंभ, हाँ उसमें बाबा जी आदेश पुकारो, चंदन तिलक आरती तारो, जिनके चरण पड़े हैं कब से, जिनके रूह पड़ी है कब से। कितना लंबा है वो, 20 मिनट 25 मिनट का है। वो जंगम गाया। जंगम जो कि एक शिव की कथा है, जिसको कैथल के पास जो घंटी ले गाया रहे, अरे वो मोड़े भंडार पर है तारे घर में है 4, वो मैंने गाया है। सिर पे वो वो लेके हमारा आते हैं। लोक है, वो हमारा आज से नहीं है।
जब फाइयान आया था ना वो जो इंडिया में, वो झंडे बांधे रहे हैं, हाँ, टाली बांधे रहे हैं, हाँ हाँ ये जंगम जो है, जब फाइयान आज से 1500 साल पहले इंडिया में आया, जब महाराजा कनिष्क का राज था और उन्होंने कुरुक्षेत्र नहीं कहा करते उस टाइम, ज्योतिसर नाम था इसका, ये हमारी राजधानी उपराजधानी बना रखी थी। तो उस टाइम पे महाराजा हर्षवर्धन जिनकी राजधानी कनिष्क थी और ये उपराजधानी थी कुरुक्षेत्र, उस टाइम पे जंगम गाए जाया करते, तो वो गाया है फिर मैंने। वो चीज जो मैंने सवाल पूछा उससे रिलेटेड क्या है, मतलब आप उसका भावार्थ तो समझाओ। क्या कि देखो अपनी जो लोक संस्कृति है वो बहुत विशाल है। और जो कर मैंने तेरे तो पूछ जाए कि भाई तू अपनी जमीन बेच देगा तो देड़ नाट्या, मेरी धरोहर है, मेरी माँ है, माँ ने कौन बेच सके, तो यह हमारी धरोहर है। मैं नहीं चाहूँ कि नए एक्सपेरिमेंट तो जरूर होने चाहिए, जो नए बालक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैंने इतने बढ़िया एक्सपेरिमेंट देखे हैं। उसके साथ साथ जो थोड़ा सा अपना जो पुराना है, देखो अगर आप जमीन से टूट जाओगे ना, पेड़ जब जमीन छोड़ देता है तो उसके पत्ते सूख जाते हैं, फल मर जाते हैं और थोड़े दिनों ठूट हो जाता है। अगर हमारी संस्कृति ना आगे ले जानी है, बालक नहीं होंगे। मैं हूँ, मैं 50 का हो गया, महावीर गुड्डू जी हैं, महावीर गुड्डू जी 65 साल के हो गए। हमने लोक संस्कृति, अब जैसे मैं अपना कोई भी शो करूँ उनमें मैं एक आध चीज जरूर ऐसी सुनाया करूँ जो हमारी पुरानी हो। तो मैं ये चाहता हूँ, आजकल तो क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव लाए हैं और मुँह ला दें, पेन ड्राइव ला देंगे और मुँह ला देंगे, चाहे गेल गेल गा देंगे, उसका कोई फायदा नहीं। आप लाइव गाओ, आप अच्छी बात गाओ, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे सामने जो बालक बैठे हैं, उनमें तो कोई ना कोई गजेंद्र फोगाट या केपी कुंडू, बिंटू पापड़ा, राम मेला, रामकेश जीवनपुरिया, रामकेश, ये सारे कलाकार लिखड़ेंगे, बल्ली शर्मा। तो जो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी अगली, देखो अगली पीढ़ी, मैं अपनी अगली पीढ़ी ने अच्छा देना चाहूँ, लेकिन मेरी अगली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी ने क्या देगी उसके लिए चिंता है। क्योंकि मतलब इस वाले को तो मिल चुका है, क्योंकि वो आगे क्या देंगे। क्योंकि मेरे परदादा ने न्यू चिंता करी कि मेरा दादा यानी कि उसका छोरा, उसके पोते ने यानी कि मेरे बाबू ने किए देगा, और मेरे बाबू ने यह चिंता करी अगर मैं अपने छोरे ने कह दूंगा यानी कि उसके पोते ने कह दूंगा, तो क्या मन है अपनी अगली पीढ़ी कलाकार की चिंता नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए भाई। इस मकसद तो थोड़े बहुत कोशिश करे जावा, जितनी कामयाब हो वो ठीक से, ना होंगी तो ठीक से। और जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, सबका काम है, बिच्छू का काम डंक मारना है, साधु का काम बिच्छू काट के बारह बगाना है। सब अपना काम करने ला रहे हैं, सबका धन्यवाद है। हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा होता हो, हाँ वो इतिहास डिसाइड करेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। पंडित मांगेराम जी की रागनी है, ने बोला भगत सिंह अपनी माता जी को बोलते हैं फांसी से पहले कि आप नतीजा लेकर कौन पास कौन फेल रहा, कृष्ण जी की दया थे चाल रहा है, यो खेल रहा है। अर्जित यादववंशी खेले वे तलवार पटेरे हो जाएंगे, मैं मर गया तो मेरे हिंदू के सुने डेरे हो जाएंगे, मेरे कैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। आज सैनिक है, आज हर जिले में भगत सिंह की फोटो लगे, बालक टी शर्ट पहने, फोटो छपवाते हैं, फोटो छपाओ, क्रेज है। हाँ। आप पे चढ़कर मर जाओगे, आग गिर दी पाती में, थारे राजा का दीवाबू जगह तेल रहे ना बाती में, पाप की कोड़ी भर रहे सो, कति धर्म रहे आना जाती में, लाठी मारो घीटी घोटो चाहे गोली मारो छाती में, मरे मेरे भी सेध देंगे, बिच्छू सर्प गहरे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम जो बीज बोगा जान लाग रहे हैं, मेरे ख्याल से तो देखो वे फलेंगे, क्योंकि जो दाने मिट्टी में मिलते गलते हैं वो फलते हैं, जो कलर पड़े रहे उनको नित लोग मसलते हैं। आज जिस लकड़ी पर खाती के नित रोज कुलाड़े चलते हैं, उस लकड़ी से एक रोज शाहों के तख्त निकलते हैं। तो हमारा जो मेहनत है ना, इस शाह समंदर से नूर निकलेगा, हमारी कोशिशों का नतीजा जरूर निकलेगा। और मैं आपके माध्यम से यूट्यूबरों को एक बात कहना चाहूँ, हाँ। जितने भी यूट्यूबर हैं भाई, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप कलाकारों की कंट्रोवर्सी से व्यूज़ तो बढ़ा लेते हो, लेकिन उसके पीछे का जो संदेश है वो गलत जाता है। थोड़ा टाइम के बाद ऐसा होगा, लोग आपको इंटरव्यू देना बंद कर देंगे, क्योंकि मन ऐसा लगा है कि कति एक जित कंट्रोवर्सी उड़े बाज के यूट्यूबर चले जाते हैं, क्योंकि उनको 2 पैसे मिलते हैं, लेकिन आपका तो धंधा हो गया। लेकिन उससे वैमनस्य और बुराई कितनी फैलती है, बच्चे बिगड़ते हैं। एक बात बता, एक तो 2 भाई आपस में छाती मिला के और कस्सी तक खेत बांधते हो, 1-2 भाई एक दूसरे ने काटते हो, तो वो संदेश देख कर बच्चा खुश नहीं होगा। तो ऐसे कंट्रोवर्सी को देख कर आगे आने वाला बच्चा खुश नहीं होता। कंट्रोवर्सी दौर में खत्म हो जाए। और दूसरी बात भाई, कलाकार ही कंट्रोवर्सी मारा रोड़ा, हम खूब लड़ा, साधु संत भी आपस में लड़े हैं, न्यू थोड़ा है किससे उधर माइक अड़ा लोगे, व्यूज बढ़ा लोगे। ये तो ये हो गया
कि भाई ये कलाकारों का अपना हम परिवार मतलब है। दो भाई है, मान लो कलाकार भाई होते हैं। कलाकार का अपना भाई है। परिवार है, उसमें झगड़ा भी हो जाता है। उसका मतलब यो नहीं है कि सारे यूट्यूबर स्वाद लेने पर लग जाएंगे, दुनिया में स्वाद देने लग जाएंगे। वो उस समय घरा तो में भी व्यू रोले मिल होंगे, जाएंगे, उस समय तो घरा में व्यू मिल सासू को जाएंगे। रोले नहीं होते, सेल्फी फूटे हैं न्यू तो ना भी यूट्यूब कल जाकर माई कटा देगा, रास्ता का डाल लगे यूट्यूबर सास बहू के पति पत्नी के रोड़ा में इंटरव्यू ले लेगा। पहले तो लुगाई का इंटरव्यू ले हैं और फिर मर्द का इंटरव्यू ले हैं। दीपक और स्वीटी बुरा के बारे में कितने इंटरव्यू हुए? मेरे ख्याल से तो नहीं लेने चाहिए थे, उनका अपना पर्सनल मामला था। उन्हें भी नहीं सोचना चाहिए यूट्यूबर ने तेरी फैमिली का तेरी लुगाई भी तेरे के लाठ बजास का है, फिर क्या होगा? उन्होंने बुला लिया तो कोई फिर और कलाकार इतना सेंसिटिव होता, थोड़ी ही बात में उबड़ पड़ा है, लेकिन उसका गलत फायदा उठाते हैं यूट्यूबर। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपकी अपनी एक जिम्मेवारी है। अगर आपको लोग सुनते हैं देखते, कलाकार की भी है, कलाकार की जिम्मेदारी है वो समाज को अच्छा संदेश दे, और पत्रकार की जिम्मेदारी वो समाज को अच्छी तरह से बात बताए। अच्छा, ऑथेंटिक बात कम बताओगे, उल्टी बात ज्यादा बताओगे, चाहे वो ऑथेंटिक है कि ना से, उनका कोई प्रूफ है कि ना से। अखबार जो है, अखबार रिसर्च करके कोई भी खबर छापता है, और अगर खबर गलत हो तो कोई भी आदमी को नोटिस देता है, वो उस खबर का खंडन छापते हैं। मन तो यूट्यूबर खंडन छापते हैं ना, देखिए भाई। और इतनी गलत खबर मेरे बारे में, औरों के बारे में कितनी खबर गलत चलाते हैं वो लोग, नेताओं के बारे में, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन के बारे में कितनी गलत खबर चलाते हैं, और बाद में कदे खंडन नहीं छापते कि मारता है गलती होगी थी। ये बहुत गलत बात है, गलती माननी चाहिए। खंडन से विश्वसनीयता बनी रहती है कि उनसे गलती हुई थी। यस, अगर गलती हो भी जाती है, देखो मैं ये मानता हूँ आदमी गलतियों का पुतला है, गलती हो ही जाती है, गलती हंसाती है तो गलती ही रुलाती है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपने एक गलत इंटरव्यू कर लिया या आपने एक गलत आदमी का इंटरव्यू कर लिया, तो आप उसको डिलीट करके खंडन बना दो कि मेरे से ये गलती हो गई थी और मैं माफ़ी चाहता हूँ, ताकि जो दर्शक उसके पहले वो इंटरव्यू देख कर उस व्यक्ति, उस कलाकार, उस खिलाड़ी, उस पॉलिटिशियन के बारे में कोई राय बना चुके हों, वो राय को वो उस टाइम खत्म कर दे। जैसे किसान आंदोलन मेरे खिलाफ न्यू कह दी, बोला तो किसाना के खिलाफ है, कैसे खिलाफ होगी ना बताया, किसने ना बताया, सारे यूट्यूबर चाल पड़े इंटरव्यू लेने कि ये तो किसान के खिलाफ है, ये तो किसान के खिलाफ है। अरे मैं खुद किसान हूँ भाई, बताया था कि भाई मैं सरकारी नौकरी पे आदमी नहीं जा सकता किसान आंदोलन में, नहीं गया मैं, नहीं बोल सकते आप, मैं नहीं बोल सकता ना मैं। लेकिन क्या मैंने किसानों के खिलाफ कोई शब्द कहा? नहीं कहा। लेकिन उस टाइम केडी ने इतना लंबा इंटरव्यू दे दिया मेरे खिलाफ, और भी कई लोग बोल गए। उसमें कुछ फिल्म पॉलिसी की चर्चा भी थी। बिल्कुल थी। केडी ने ये कहा था कि भाई फिल्म पॉलिसी में ये आदमी इंटरफियर ना करे, ये ना करे, वो ना करे। मेरा क्या मतलब फिल्म पॉलिसी थे? आज वो लागू भी हो गई, कलाकारों को पैसे मिल गए। बिल्कुल मिले, मेरा कोई इंटरफियर नहीं हुआ। देख लो, कोई मन न्यू कही हो गया, मन नया पॉलिसी लाए, मेरा महकमा ही नहीं है भाई। वो तो खाम खा बोल रहा था, ये बना लो फिल्म ले लो। अभी शायद आप उस जिसमें सीएम सर ने पैसे बांटे हैं सब्सिडी के, उसमें भी नहीं थे आप मेरे ख्याल से। उस दिन मैं बाहर था, मैं इनवाइटेड था। वो तो ऑब्वियसली मेरी सरकार का प्रोग्राम है, माननीय सीएम साहब ने इतना पवित्र काम कराया है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन मेरे गांव में साल का एक पहला पचबीर का भंडारा होता है, वहां जाना जरूरी था, वो ड्यूटी होती है। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे बड़े भाई भी नहीं है। जो अभी सब्सिडी मिली है कलाकारों को, फिल्मकारों, मैं पहले पूरी बता दूं, मेरे खानदान में मैं बचा हूँ। मेरे पिताजी बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, मेरी माता जी बीमार थी। वैसे एक पुरुष को जाना होता है तो मेरे को जाना पड़ा, तो इसलिए मैं फिल्म, क्योंकि एक और बात है, अगर मेरे गांव से जाकर सोनीपत में प्रोग्राम होता तो मैं चला जाता। चंडीगढ़ प्रोग्राम था, 4.5 घंटे का रास्ता, मेरा गांव समेत 6 घंटे का रास्ता, तो मैं जा नहीं पाया। अभी भी जो कलाकारों को, लेकिन मैंने बधाई दी है। हाँ। मैंने फेसबुक पे बधाई दी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। अच्छा हुआ, मतलब काम ये सब्सिडी मिल, बहुत बढ़िया काम हुआ, गजब काम। मैं तो जी सा आ गया। तो आप भी बनाओ एक आधी फिल्म, जब कोई प्रोड्यूसर था होगा तो बनावांगे, क्योंकि अपने पास तो इतना पैसा नहीं। और दूसरी बात सच्चाई यह है, वैसे आपको इतनी नॉलेज है इन चीज़ों की, लोक संस्कृति को, और ये मतलब आपकी नॉलेज से मैं तो बिल्कुल मतलब हैरान हूँ कि इतनी नॉलेज दिमाग में कैसे इकट्ठी हो रही है। इसी फिल्म तो मैंने आज से 15-16 साल पहले बना ली थी। जनार्दन शर्मा जी उसमें आज बनाओ, मेरी ये थोड़ा सजेशन भी हो सकता है, आप बनाओ, जरूर बनाएं। और सब्सिडी तो दे ही रही सरकार, तो दर्शक देखेंगे और मजा आएगा, मतलब संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। जैसे दादा लक्ष्मी फिल्म थी, मेरे ऊपर लाइव करनी है, 4 हालेंगे। अगियो ओएसडी है, मुख्यमंत्री जी तो सब्सिडी लेकर पीछे खा गया। फ्यूचर सोच लिया आपने। या मैं सच्ची बताऊं, ये बकत ही नहीं बनाऊं, लेकिन बनावांगे जरूर कदे ना कदे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। आगे और भी हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।